हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम पटलेश्वर। आप देख रहे हैं ओम पटलेश्वर 11th 12th पीसीबी चैनल। यूट्यूब का ये चैनल है। इसमें 11th और 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा। जैसे पूरी परिभाषा के साथ, एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट फिजिक्स के सारे चैप्टर 11th 12th के, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर 11th 12th के और बायो के सारे चैप्टर 11th 12th के कंप्लीट आपको यहाँ पे मिलेगा। इससे पहले ये मैं 11th फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। 11th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट क्लास आप देख चुके होंगे, पहले डल चुका है। ये सेकंड क्लास है। मापन में त्रुटियों के पहले जो भी चैप्टर 1 में है, चैप्टर 1 जो कि आपका नया सिलेबस एनसीईआरटी का 2023 और 24 के लिए है, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर था पहले भौतिक जगत, उसको हटा दिया है। तो अब जो सेकंड अध्याय आपका बचता है, यानी सेकंड चैप्टर, वो अब फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। तो अब एनसीईआरटी 2023 जो नया सिलेबस चेंज हुआ है एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस में, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपका अध्याय 1 जो हो गया है, अब वो मापन और मात्रक हो गया। इसकी फर्स्ट क्लास आप पहले देख चुके हैं। वैसे मैंने फिजिकल वर्ल्ड जो फर्स्ट चैप्टर था पहले के हिसाब से, उसका भी वीडियो डाला हुआ है, तो क्योंकि ये फिजिक्स का बेसिक है इसलिए उसको भी जरूर देख लीजिएगा। और इस चैप्टर 1 का फर्स्ट क्लास, ये फर्स्ट वीडियो डल चुका है पहले। ये सेकंड वीडियो है जो आप देख रहे हैं, जिसमें हम मापन में त्रुटियां, इनके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा विमीय सूत्र बनाना, भौतिक राशियों के विमीय सूत्र बनाना, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसी तरह से यदि आपको जानकारी चाहिए, मतलब पूरा कोर्स कंप्लीट चाहिए, फ्री में बिल्कुल यूट्यूब पे आपको उपलब्ध मिलेगा। हर एक क्लास, हर एक चैप्टर, हर एक जो चैप्टर है वो टॉपिक वाइज आपको, ऐसा वीडियो वाइज आपको मिल जाएगा। इसमें मैं आपको पार्ट 1 या वीडियो 1 2 ऐसे नहीं बोल के क्लास 1 2 बोलूंगा। तो क्लास 1 पहले डल चुका है, ये क्लास 2 है जो आप देख रहे हैं। आज अपन करेंगे कंप्लीट इसको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मापन में त्रुटियां क्या होती है, एरर इन मेजरमेंट, मापन में त्रुटियां क्या होती है। तो भौतिक राशियों का जब अपन कोई मापन, जो भी भौतिक राशियां हैं, बहुत सारी भौतिक राशियां होती है, 7 मूल भौतिक राशियां हैं, 2 पूरक राशियां हैं और बहुत सारी जो है व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। जब इनका मापन करते हैं तो उसमें हमारे द्वारा या किसी भी और कारणों से, जो बाह्य कारणों से त्रुटियां यानी गलतियां होती है, वो कैसे होती है और क्या होती है, उसके बारे में आज हम यहाँ पे इस वीडियो में जानेंगे। और उसके बाद इसी वीडियो में आज हम विमीय सूत्र कैसे बनाते हैं भौतिक राशियों का, उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मापन में त्रुटियों की। किसी मापन की अनिश्चितता, किसी मापन की अनिश्चितता को उस माप की त्रुटि कहते हैं। किसी भी मापन की अनिश्चितता को उस माप की त्रुटि कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि का निरपेक्ष मापन असंभव है, क्योंकि प्रत्येक मापक यंत्र की तथा प्रत्येक मापनकर्ता की, मापक यंत्र का मतलब जिस यंत्र से आप मापन कर रहे हो, और मापनकर्ता मतलब जो व्यक्ति मापन कर रहा है, माप रहा है भौतिक राशि को, की यथार्थता की एक सीमा होती है। इस पर कितने प्रकार की गलतियां होती है, कैसे कैसे होती है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो त्रुटियों के प्रकार, मापन में त्रुटियों के प्रकार। तो मापन में त्रुटियां मुख्यतः 2 प्रकार से होती हैं। 2 प्रकार से होती है। 2 प्रकार कौन कौन सी। तो पहला प्रकार है वरीकृत त्रुटियां और दूसरा यादृच्छिक त्रुटियां। वरीकृत त्रुटियां, यादृच्छिक त्रुटियां। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वरीकृत त्रुटियां क्या होती है। तो ये 4 प्रकार की होती है। वरीकृत त्रुटियां जो है 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार में सबसे पहला प्रकार आप देख रहे हैं यंत्रीय त्रुटि, यानी यंत्र के द्वारा होने वाली। नाम से समझ में आता है यंत्रीय त्रुटि का मतलब यंत्र के द्वारा होने वाली त्रुटि, जो मापन यंत्र है। यंत्र की बनावट के कारण होने वाली त्रुटि को यंत्रीय त्रुटि कहते हैं। इसे पुनः 3 प्रकार में या 3 भागों में बांटा गया है। ये जो यंत्रीय त्रुटि है वो 3 प्रकार की होती है। तो पहला ए नंबर देखिए, शून्यांक त्रुटि क्या होती है। यह त्रुटि यंत्र में शून्य के निशान के बनाने में हुई गलती यानी त्रुटि के कारण होती है। इसे दूर करने के लिए प्रेक्षित पाठ, यानी जो हम पाठ्यांक लेते हैं, जो मापन करते हैं उसमें पाठ्यांक जो लेते हैं, प्रेक्षित पाठ में से चिन्ह सहित शून्य त्रुटि हटाकर वास्तविक पाठ ज्ञात किया जाता है। अब नाम क्या है, शून्यांक त्रुटि। शून्यांक त्रुटि का मतलब यंत्र में शून्य की बनावट के कारण होने वाली त्रुटि को शून्यांक त्रुटि कहते हैं। ठीक है। दूसरा अल्पतमांक त्रुटि। अल्पतमांक त्रुटि क्या होती है, अल्पतमांक त्रुटि का मतलब, अल्पतमांक क्या होता है, हमने पहले क्लास में समझ लिया है। अल्पतमांक जो है किसी भी यंत्र के सबसे छोटे खाने को उसके अल्पतमांक कहते हैं। तो अल्पतमांक त्रुटि क्या होती है, मापक यंत्र की अल्पतमांक बनाने में, मापक यंत्र के अल्पतमांक बनाने में हुई गलती के कारण होने वाली मापन की त्रुटि को अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। यदि कोई मापन यंत्र है, उसमें जो सबसे छोटा खाना होता है, जैसे साधारण स्केल जो होता है, जो पैमाना होता है जिससे अपन लाइन खींचते हैं, साधारण स्केल 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर का आता है, उसमें जो मापक उसका जो अल्पतमांक होता है वो कितना होता है, 1 mm मतलब 1 मिलीमीटर होता है। तो उसमें बनाने में हुई जो गलती होती है, अल्पतमांक मतलब किसी भी पैमाने के या किसी भी मापक यंत्र के अल्पतमांक में बनाने में हुई त्रुटि को अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। नाम समझ में आएगा। शून्यांक त्रुटि का मतलब शून्य बनाने के कारण हुई त्रुटि, और अल्पतमांक त्रुटि का मतलब अल्पतमांक बनाने में हुई त्रुटि को अल्पतमांक त्रुटि। ये सब यंत्रीय त्रुटि होती है, यंत्र की बनावट के कारण होने वाली त्रुटि होती है। ठीक है।
इसी के अंतर्गत अल्पतमांक त्रुटि के अंतर्गत ही हम देखेंगे अनुमेय या संभावित त्रुटि क्या होती है। अनुमेय या संभावित त्रुटि, तो मापक यंत्र की अल्पतमांक के कारण मापन में त्रुटि को संभावित या अनुमेय त्रुटि कहते हैं। और ये पहले सालों में पूछा भी गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 11th में, पहले सालों में 11th फिजिक्स में पूछा भी गया है। संभावित त्रुटि अनुमेय त्रुटि कहते हैं, इसे प्रायः प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो नाम ही है इसका अनुमेय या संभावित त्रुटि। तो मापक यंत्र में अल्पतमांक के कारण, अल्पतमांक के मापन में त्रुटि को जो है संभावित त्रुटि या अनुमेय त्रुटि कहते हैं, ठीक है। चौथा जो सी प्रकार, तीसरा जो उसका सी प्रकार है, अचर त्रुटि क्या होता है। तो मापक यंत्र में गलत अंशांकन के कारण होने वाली त्रुटि। अचर त्रुटि मतलब उसमें जो अंक है, अचर का मतलब जो अंक होते हैं ना, जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 जो भी नंबर है या अंक हैं, उनको बनाने या दर्शाने में, मापक यंत्र में अंकों को दर्शाने में, है ना, मापक यंत्र में गलत अंशांकन मतलब अंकों को दर्शाने में हुई त्रुटि को अचर त्रुटि कहते हैं। अचर से याद रखिएगा, अचर त्रुटि का मतलब होता है, अचर मतलब कौन होते हैं, जो अंक होते हैं 1 2 3 4 5 वो अंक होते हैं बच्चा। तो किसी भी मापक यंत्र में जो अंकों को दर्शाने में जो गलती होती है उसके कारण हुई त्रुटि को क्या बोलते हैं, अचर त्रुटि कहते हैं, ठीक है। तो अचर त्रुटि कहते हैं यदि किसी मापक यंत्र में गलत चिन्ह लगे होते हैं तो इस त्रुटि को, उस त्रुटि से बचने के लिए अच्छे मापक यंत्रों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे आते हैं, पहला प्रकार हो गया आपका यांत्रिक त्रुटि। अब दूसरा प्रकार बाह्य त्रुटि, ठीक है। जो मेन प्रकार है बाह्य त्रुटि क्या होती है, बाह्य मतलब बाहरी भौतिक परिस्थितियों जैसे दाब, वायु आदि के बदलने के कारण किसी भौतिक राशि पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण होने वाली त्रुटि को बाह्य त्रुटि बोलते हैं। किसी बाह्य कारक के कारण, बाह्य कारक क्या हो सकता है, ताप, दाब, वायु वगैरह जो भी ऐसा कुछ है, बाह्य कारण ताप, दाब, वायु आदि हो सकते हैं। तो इसके कारण होने वाली त्रुटि को बाह्य त्रुटि कहते हैं। बिकॉज नाम से स्पष्ट है, बाह्य त्रुटि मतलब एक्सटर्नल एरर। मापन, अपन किस चीज का मापन कर रहे हैं, किसी ताप, दाब या हवा के कारण यदि कोई माप में गड़बड़ हो जाती है तो उसको अपन बाह्य त्रुटि बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रकार, तो अपूर्ण त्रुटि किसको बोलते हैं। यह त्रुटि उपकरण की अपूर्णता, उपकरण की अपूर्णता के कारण होती है, इसे अपूर्ण त्रुटि कहते हैं। देखो अपूर्ण त्रुटि, ध्यान रखिएगा, नाम समझ में आता है। अपूर्ण त्रुटि मतलब उपकरण अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। उपकरण की अपूर्णता के कारण होने वाली त्रुटि को अपूर्ण त्रुटि कहते हैं। सिंपल है बिल्कुल, अपूर्ण त्रुटि मतलब उपकरण की अपूर्णता के कारण होने वाली त्रुटि अपूर्ण त्रुटि कहलाती है, ठीक है। चौथा नंबर है व्यक्तिगत त्रुटि। यंत्रों का पाठ उचित प्रकार से न लेने के कारण होने वाली त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि बोलते हैं। अब व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से होने वाली गलती। मापन में किसी व्यक्ति से, जो मापन करता है, जो मापन कर रहा है, उस व्यक्ति के कारण होने वाली त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि बोलते हैं। व्यक्ति मतलब मानव के कारण होने वाली त्रुटि। फिर नेक्स्ट है दूसरा प्रकार, मेन दूसरा प्रकार है यादृच्छिक त्रुटि, ठीक है, रैंडम एरर। यदि कोई मापन करता, यानी जो माप करने वाला व्यक्ति है, भौतिक राशि का मापन कर रहा है वो व्यक्ति है, यदि कोई मापन करता किसी भौतिक राशि की माप अनेक बार लेता है, यानी बार बार लेता है, तथा प्रत्येक बार अलग अलग पाठ प्राप्त होते हैं उसको, अलग अलग माप प्राप्त होते हैं उसको, तो इस प्रकार की त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि बोलते हैं, ठीक है। मापनकर्ता के द्वारा होने वाली, जो बार बार मापन करता है, बार बार पाठ ले रहा है, बार बार राशि को नाप रहा है, भौतिक राशि को नाप रहा है, उससे अलग अलग मान आ रहे हैं, तो ऐसी त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहा जाता है। इसके अंतर्गत ही हम एक चीज और पढ़ेंगे कि निरपेक्ष तथा आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है। ये भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है, निरपेक्ष तथा आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है। यदि किसी राशि को अनेक बार मापा जाए तो उस राशि की वास्तविक माप तथा प्रत्येक माप के अंतर को माप की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं, ये भी आपको जनरली पूछता है। इसे, जो निरपेक्ष त्रुटि है, इसे संकेत डेल एक्स द्वारा व्यक्त करते हैं, और डेल एक्स मीन यानी डेल एक्स औसत मान जो है, निरपेक्ष त्रुटि का औसत मान जो होता है वो क्या होता है, डेल एक्स 1 प्लस डेल एक्स 2 प्लस डेल एक्स एन अपॉन एन, ठीक है। औसत त्रुटि है, क्योंकि औसत है तो औसत क्या निकालें, जितनी त्रुटि हुई है और उसका जो है कितने बार हुई है उस संख्या से भाग दे देंगे तो औसत त्रुटि निकल जाती है, ये इसका संकेत है, ठीक है। आपेक्षिक या प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, इसको भी समझिए। माप की निरपेक्ष त्रुटि की भौतिक राशि की माध्य माप हो, ठीक है, माप की निरपेक्ष त्रुटि की भौतिक राशि की माध्य माप से निष्पत्ति को अपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। इसे प्रायः डेल एक्स द्वारा व्यक्त करते हैं। तो अपेक्षिक त्रुटि डेल एक्स के लिए सूत्र क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि बटे माध्य माप गुणित 100%। हमेशा इसको परसेंट दर्शाते हैं, तो सूत्र में अपन बोलेंगे इसको डेल एक्स इक्वल डेल, या यहाँ पे डेल्टा वाला डेल है और यहाँ पे भी डेल है, तो डेल एक्स बराबर डेल एक्स अपॉन डेल एक्स मीन गुणित 100%, ये इसका सूत्र हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं त्रुटियों का संयोजन।
तो त्रुटियों का संयोजन, अब त्रुटियों में मापन क्या होता है, मापन में त्रुटियां कितने प्रकार की होती है देख लिया अपन ने, मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं और उसके अंदर बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो उनको भी हमने समझ लिया, नाम से उनका काम है, बहुत इजी तरीके से समझ लिया आपने कि यंत्रों के द्वारा जो त्रुटि होती है उसको यांत्रिक त्रुटि बोलते हैं, व्यक्ति के द्वारा जो होती है उसको जो है यादृच्छिक त्रुटि करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब त्रुटियों का संयोजन, तो क्या होता है ये, जब कोई भौतिक राशि एक से अधिक भौतिक राशियों को मापकर ज्ञात की जाती है तो मापी गई प्रत्येक भौतिक राशि के मापन में होने वाली त्रुटि का संयुक्त प्रभाव गणना द्वारा प्राप्त भौतिक राशि की त्रुटि निर्धारित करता है। इसे त्रुटियों का संयोजन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, किसी पदार्थ के घनत्व की गणना करना है, कोई पदार्थ है उसकी घनत्व की गणना करना है, तो सूत्र क्या होता है घनत्व का, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन द्वारा की जाएगी, अर्थात पदार्थ का घनत्व वस्तु का द्रव्यमान तथा आयतन मापने में होने वाली त्रुटि दोनों पर निर्भर करेगा। क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे समझिए, किसी वस्तु का घनत्व हमको नापना है, किसी वस्तु का हमको घनत्व मापना है, घनत्व नापना है, तो घनत्व का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। यदि देखो घनत्व को घनत्व सही हो, इसके लिए जरूरी है कि जब हम मापन करेंगे उस वस्तु के द्रव्यमान का और आयतन का तो दोनों सही होना चाहिए। यदि द्रव्यमान और आयतन दोनों में से किसी भी एक में या दोनों में यदि कोई त्रुटि होती है तो इन द्रव्यमान और आयतन में हुई त्रुटि का प्रभाव किस पर पड़ेगा, घनत्व पर पड़ेगा। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, तो इन दोनों की त्रुटियों का संयोजन करने पर घनत्व की त्रुटि बनेगी, यही त्रुटियों का संयोजन है। इसको हम आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज लिखी है, हमारे शरीर में गैसों का 65% ऑक्सीजन होता है। गैसों की बात कर रहा हूं मैं, हमारे शरीर, भार की बात नहीं कर रहा हूं। भार में यदि हम बोलें कि शरीर में भार की मात्रा में शरीर का अनुपात देखेंगे तो उसमें लगभग 65-70% जल होता है और बाकी चीजें अन्य जो है 30 से 65% होती है। पर मैं गैसों की बात कर रहा हूँ, तो हमारे शरीर में गैसों की यदि बात करें तो उसमें जितनी गैस है उसमें से 65% जो होता है वो ऑक्सीजन होती है। सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। सबसे ज्यादा मात्रा में भार के अनुपात में, यदि भार की हम बात करें तो भार अनुसार, मात्रा अनुसार सबसे ज्यादा कौन होता है हमारे शरीर में, तो जल होता है। और गैसों की बात करें सबसे ज्यादा हमारे शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान। चलिए तो पहली बात करते हैं इसमें त्रुटियों के संयोजन। सबसे पहले बात करते हैं जोड़ने तथा घटाने में त्रुटियों का संयोजन। जब दो राशियों को जोड़ा या घटाया जाता है तो प्राप्त फल में त्रुटि उन राशियों की मापों की अलग अलग त्रुटियों के योग के बराबर होती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे योग में त्रुटि। ठीक है, योग मतलब त्रुटियों का संयोजन योग में। ठीक है, जोड़ने में त्रुटियों का संयोजन। माना दो राशियां क्रमशः x और y हैं, जिनकी मापन क्रमशः, जिनका माप करने पर क्रमशः प्लस माइनस डेल एक्स तथा प्लस माइनस डेल वाई, ठीक है तथा संभावित त्रुटियां क्रमशः, जो त्रुटियां हुई है, एक्स के मापन जो त्रुटि हुई है वो डेल एक्स है तथा वाई के मापन में जो त्रुटि हुई है वो डेल वाई है, तब इन राशियों का योग क्या होगा। तो यदि हम इन दोनों राशियों, यानी जो राशियां हमने एक्स और वाई मानी, उन दोनों राशियों के योग यदि हम जेड मान ले तो सूत्र क्या बनेगा, डेल जेड बराबर डेल एक्स प्लस डेल वाई। क्योंकि हमने अभी सामने अपने देखा कि जो त्रुटियां हुई है, मापन में जो त्रुटियां हुई है उसके योग की क्या होती है, वो बराबर होती है। तो योग के बराबर होती है जोड़ने में भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा घटाने में देखते हैं, तो घटाने पर इन राशियों का अंतर, यदि देखो योग क्या था, जेड बराबर एक्स प्लस वाई था, अंतर क्या मान लेते हैं, जेड बराबर एक्स माइनस वाई हो, तो उसकी सूत्र क्या बनेगा, डेल जेड बराबर डेल एक्स प्लस डेल वाई बनेगा। क्योंकि चाहे आप त्रुटियों को घटा रहे हैं चाहे जोड़ रहे हैं, उनके योग के बराबर ही त्रुटियां होती है, तो दोनों का सूत्र लगभग सेम हो जाएगा। दोनों का सूत्र क्या है, सेम, जोड़ने के लिए घटाने के लिए। गुणा तथा भाग में त्रुटियों का संयोजन देखते हैं। अभी जोड़ने घटाने में देखा, गुणा तथा भाग में देखते हैं। जब दो राशियों का गुणा या भाग किया जाता है तो उनके गुणनफल या भागफल में कुल भिन्नात्मक त्रुटि उन राशियों की मापों की अलग अलग भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। ठीक है, इसको हम समझेंगे गुणा में। इन राशियों के गुणनफल को यदि हम जेड मान लेते हैं और जेड बराबर, इन राशियों का गुणनफल जेड है, राशि कौन कौन सी, एक्स इंटू वाई है, तो जेड बराबर एक्स इंटू वाई में संभावित त्रुटि क्या होगी, तो डेल जेड अपान जेड इक्वल डेल एक्स अपान एक्स प्लस डेल वाई अपान वाई, ये सूत्र हो जाएगा इसका। इस सूत्र का प्रयोग हम आगे आंकिक प्रश्नों में, न्यूमेरिकल प्रश्नों में करेंगे। ठीक है, भाग में त्रुटि देखते हैं। यदि भाग जेड बराबर एक्स बटे वाई, यदि दो राशि है उसका भाग है जेड में संभावित त्रुटि डेल जेड होगी, तो उसको हम कैसे दर्शाएंगे, है तो भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगी, तो डेल जेड बटे जेड इक्वल डेल एक्स अपान एक्स प्लस डेल वाई अपान वाई होगी। मतलब जो त्रुटि गुणा में होगी, जो गुणा का जो सूत्र होगा वही किसका होगा, भाग का भी सूत्र होगा। जो प्लस का मतलब त्रुटि के संयोजन में जो योग की त्रुटि है, योगों का संयोजन है और घटाने का संयोजन है, उसका सूत्र सेम है। गुणा का संयोजन और भाग का संयोजन, उसका सूत्र भी सेम है।
ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा नंबर, घातों में त्रुटियों का संयोजन। घातों में जब किसी राशि की एनवी या n/1 वी घात ज्ञात की जाती है तो प्राप्त फल में कुल भिन्नात्मक त्रुटि उस राशि की माप की भिन्नात्मक त्रुटि की n गुनी या 1/n गुनी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि डेल z/z इक्वल n डेल x/n, 1/n गुनी या n गुनी बोलेंगे। तो ये सूत्र रहेगा घातों के लिए। अब बात करते हैं, ये तो हो गई त्रुटियों का संयोजन, मतलब मापन में त्रुटियों के प्रकार और त्रुटियों के संयोजन हो गया। अब बात करते हैं सार्थक अंकों की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, सार्थक अंक किसे कहते हैं। और ये फिजिक्स में ही नहीं, ये 11th केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट में भी मिलेगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिए। और ये तो एक तो 2 नंबर में पूछ सकता है कि सार्थक अंक किसे कहते हैं परिभाषा के रूप में, या तो एक नंबर में कुछ आपको संख्याएं दे देगा, उसमें कितने सार्थक अंक है, ये 1 नंबर में भी खालिस्तान वगैरह में पूछता है, या न्यूमेरिकल वगैरह में, सॉरी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में पूछता है। ठीक है, तो सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होते हैं, ये केमिस्ट्री में भी है और आपको फिजिक्स में तो है ही, ये फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या होते हैं, किसी राशि की माप में शुद्ध रूप से ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि की जब आप माप करते हैं तो उसमें जो शुद्ध रूप से जो ज्ञात अंक होते हैं, मतलब माप करने पर जो मापन संख्या या मापन अंक प्राप्त होते हैं, हमको जो मान प्राप्त होता है उसमें जो अंक हैं उसको सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे साधारण पैमाने से मापी गई लंबाई, यदि कोई लंबाई साधारण पैमाने का मतलब जो स्केल होता है जिससे हम लाइन खींचते हैं वो साधारण पैमाना कहलाता है, स्केल कहलाता है। उससे अपन कोई लंबाई को नापते हैं, मानना कि 1.7 सेंटीमीटर वो लंबाई है, तो सार्थक अंक कितने होंगे, उसमें 2 होंगे। तो सार्थक अंक कितने होंगे, 2 होंगे, 1 और 7, 2 सार्थक अंक होंगे। कितने होंगे, सार्थक अंक 2 होंगे। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल, वर्नियर कैलिपर से नापी गई मोटाई, यदि किसी भी पदार्थ की हम मोटाई, किसी भी वस्तु की हम मोटाई नाप रहे हैं वर्नियर कैलिपर से, और मोटाई मान लो आती है 2.43 सेंटीमीटर, तो उसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 3 होंगे। 3 कौन कौन से होंगे, एक हो गया 2, एक हो गया 4, एक हो गया 3। इस तरह से 3 अंक उसमें हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं आगे, मापन में सार्थक अंकों की गणना कैसे करते हैं। तो हमने मापन की परिभाषा देख ली। ठीक है, हमने मापन क्या होता है, सार्थक अंक की परिभाषा हमने देख ली। किसी भी भौतिक राशि की माप में शुद्ध रूप से प्राप्त अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। 2 एग्जांपल देख लिया। अब मापन में सार्थक अंकों की गणना कैसे करते हैं, ठीक है, इसको समझेंगे। तो इसके नियम यहाँ पे देखिए, 7 नियम है। ठीक है, कि किसी भी सार्थक अंक को पहचानने के लिए 7 नियम है। उसमें सबसे पहला नियम देखते हैं, राशि के सार्थक अंकों की संख्या पर दशमलव की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लीजिए 2.46 है, 2.64 है। यहाँ पे देखो 1 अंक के बाद दशमलव था, यहाँ पर भी 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर देखिए 3 अंक के बाद दशमलव। इसको आप 2 अंक के बाद कर लीजिएगा ऐसे, कि थोड़ा यहाँ पे बच्चे ने मिस कर दिया है। तो 2.46, 26.4 और यहाँ पे 246.00 है। यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 2 अंक के बाद, यहाँ 3 अंक के बाद है। अब ऐसी स्थिति में सार्थक अंक कितने होंगे, तो ये तीनों ही जो माप है प्राप्त हुए हैं, ये तीनों में 3 सार्थक अंक है। 2, 4, 6 इसमें भी 3 है, 2, 4 जो 2, 6, 4 इसमें भी 3 है, और यहाँ पे 246 में भी 3, 2, 4, 6 अंक है। मतलब दशमलव हमने यहाँ पे चेंज किया, 1 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद। दशमलव का कोई प्रभाव राशि पर नहीं पड़ा, क्योंकि तीनों ही माप में जो है, तीनों ही राशियों में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 3 है। तो दशमलव का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा। दूसरा नियम देखते हैं, मात्रक बदलने से राशि के सार्थक अंक की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि मात्रक आप बदलते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ लिखा हुआ एक चीज, कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो होता है वो सफेद धुआं होता है। सफेद धुआं मतलब जो नमीयुक्त पदार्थ से निकलता है। कोई भी गीला या नमीयुक्त आद्रतायुक्त पदार्थ जलाने पर सफेद धुआं निकलता है, जैसे कि सिगरेट, बीड़ी या अन्य चीलम वगैरह पीते हैं, हुक्का वगैरह पीते हैं, तो जो नमीयुक्त उसमें तंबाकू या पदार्थ होता है, इसलिए वहां पे सफेद धुआं निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा खतरनाक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 काला धुआं होता है, किसी भी सूखे पदार्थ को जलाने पर काला धुआं निकलता है। तो काला धुआं जो है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और सफेद धुआं होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जल का रासायनिक नाम क्या होता है, जल का रासायनिक नाम आप लोगों को मालूम है, जल यानी H2O जो है, उसका H2O सूत्र होता है जल का। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, जल तो साधारण नाम है, जल पानी साधारण नाम है, रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये होता है डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन कितने बार है, 2 बार, डाई हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितने बार, 1 बार, तो मोनोऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड इसका नाम होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए जो मेन बात दूसरा नियम है अपना, उस पर आते हैं।
हम जब ये जो नोट्स आप देख रहे हैं, ये जो हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है, और हर साल हम 16 साल से लगातार मतलब कोचिंग दे रहे हैं। और जो ऑफलाइन क्लास है उसमें उनके बच्चों की नोट्स है, तो हम ऑफलाइन क्लास में इस तरह से पढ़ाते हैं। तो जब कभी कुछ भी बात आती है तो उसमें हम नोट करा देते हैं लाल लाइन के ऊपर। ये पेज है, पेज के लाल लाइन के ऊपर वो चीज़ों को ऐसा नोट कर लेते हैं। कोई भी ऐसी खास बात रहती है ना, तो इसको बुलेट करके 1 नंबर के हिसाब से नोट कर लेते हैं। तो वही चीज़ है, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। नंबर दूसरा हम बात कर रहे हैं कि मात्रक बदलने पर सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या मतलब है इसका? देखिए 1.7 सेंटीमीटर को हम 17 मिलीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 1.7 सेंटीमीटर मतलब बराबर 17 मिलीमीटर होगा। यदि मीटर में बदलना है तो 0.017 मीटर होगा। तो ये हमने 3 माप, यहाँ जो मात्रक बदल दिया, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे मिलीमीटर, यहाँ पे मीटर, है ना, मात्रक बदल दिया। एक ही माप के मात्रकों को बदल दिया, तो माप में सार्थक अंक 2 है। देखो दोनों में, यहाँ पर भी 1 और 7 2 अंक है, इसमें भी 1 और 7 2 अंक है, यहाँ पर भी 1 और 7 2 अंक है। ध्यान रखिएगा, यदि संख्याओं के सामने, अशून्य संख्या के सामने यदि शून्य है, उसको मापन अंकों में, सार्थक अंकों में काउंट नहीं करते हैं, गिनते नहीं है। ये नियम अभी आगे अपने को देखने में मिलेगा। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। तो तीसरा नियम क्या होता है? 2 अशून्य संख्याओं के बीच के, अशून्य संख्या मतलब जो शून्य नहीं है, तो शून्य को छोड़कर जितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जितनी भी संख्याएं, असीमित जितनी भी संख्याएं, वो अशून्य संख्या कहलाती है। तो 2 अशून्य संख्याओं को के बीच के समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे यहाँ पे 300.02 में सार्थक अंक की संख्या 5 है, मतलब 2 अशून्य संख्या के बीच। तो यहाँ 3 अशून्य संख्या है, 2 भी अशून्य संख्या, उसके बीच में यदि शून्य आते हैं, 2 संख्याओं या 2 अंकों के बीच में यदि शून्य आते हैं, तो वो शून्य भी सार्थक अंक में काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पे 30002 यानी कुल मिला के कितने अंक है? 5 सार्थक अंक हैं। ठीक है, पर इसके पहले हमने एग्जाम्पल दिए, अभी देखा था ऊपर वाला एग्जाम्पल, ध्यान रखिएगा। एक ही बात का ध्यान रखिए, जब यहाँ पे सार्थक अंक कितने थे? 2 थे केवल। तो यहाँ पे 1 और 7 के पहले 0.0 है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। अशून्य संख्या के पहले कोई 0 है और उसके पहले कोई भी अशून्य संख्या नहीं है, तो ये 0 सार्थक अंकों में काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, परंतु 2 सार्थक, जैसे यहाँ पे देखा हमने 2 अंकों के बीच में शून्य है, तो उनको काउंट करेंगे सार्थक अंकों में। ठीक है, आगे चलते हैं, चौथा नियम देखेंगे इसका। 7 नियम है कुल मिला के ऐसे। ठीक है, सार्थक अंकों को गिनने या पहचानने के। तो चौथा नियम है, यदि दशमलव के पहले कोई अशून्य संख्या है, तो दशमलव के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। एग्जाम्पल, जो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 और क्या आ गया? 2 आ गया, उसके बीच में कोई संख्या है। क्या बोल रहा है? यदि दशमलव के पहले कोई अशून्य संख्या है, दशमलव उसके पहले अशून्य संख्या, अशून्य संख्या मतलब यहाँ पे 2 है। अशून्य संख्या का मतलब हो गया शून्य को छोड़कर जितने भी अंक है सब अशून्य संख्या होते हैं। ठीक है, अशून्य मतलब जो शून्य नहीं है, तो शून्य अकेला रहेगा, उसके बाद सब अशून्य है। तो 2 दशमलव के पहले अशून्य संख्या है और दशमलव के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक में आएंगे। तो ये जो दो शून्य है, ये भी सार्थक अंक में आएंगे। कुल मिलाकर सार्थक अंक कितने होंगे? यहाँ पे 1 2 3 4 5, कुल मिलाकर के 5 सार्थक अंक इसमें होंगे। पांचवा नियम, अंतिम अशून्य संख्या के दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अंतिम अशून्य संख्या, देखिए यहाँ पे अंतिम अशून्य संख्या कौन है? 5 है, 2 उसके बाद 5, उसके बाद दाईं ओर मतलब राइट साइड में जितने भी शून्य हैं, ठीक है, ये सब सार्थक अंक में गिनेंगे, बशर्ते दशमलव नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ दशमलव लग जाएगा तो 2 ही सार्थक अंक होंगे। यहाँ दशमलव नहीं है बीच में, इसका मतलब कुल कितने अंक होंगे? 4 सार्थक अंक होंगे, इसमें आएंगे 4 सार्थक अंक। ठीक है, छठवां नियम देखते हैं, छठवां और सातवां नियम। ठीक है, ये 2 नियम है लास्ट। तो ये देखते हैं छठवां नियम क्या है। प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। बाईं ओर के, देखते हैं, प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के मतलब लेफ्ट हैंड साइड के जो शून्य है वो सार्थक अंक में नहीं गिनते। 0.002500 केवल 4 ही सार्थक अंक हैं। इसके सामने वाले अशून्य संख्या के सामने वाले शून्यों को गिना नहीं जाता है सार्थक अंक में। तो यहाँ 4 ही सार्थक अंक होंगे, ना कि 7 होंगे, इनको नहीं गिनेंगे, ध्यान रहे। तो देखो, यदि अशून्य, बस 2 ही कंडीशन याद रखिए, अशून्य संख्या 2 ही स्थिति है जो सार्थक अंक नहीं होंगे, बाकी सब सार्थक अंक होंगे। अशून्य कोई भी अशून्य संख्या है, देखिए जैसे मैं इसको छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे 2 लिखा है, इसके सामने में 0 0 0, कितने 0 लगा दो आप, यहाँ पे सार्थक अंक 1 ही होगा जो कि 2 है।
वैसा ही यदि 2 0.0000 कितने लगा दो, यहाँ सार्थक अंक एक ही होगा जो कि 2 है। उसी प्रकार यदि हम लिख देते हैं 0000, अब दशमलव के शून्य अशून्य संख्या के बाद दशमलव जीरो है, उनको गिनेंगे, यहाँ सार्थक अंक 1 2 3 4 5 होंगे, 5 सार्थक अंक है। पर इसी में मैं यदि ऐसे लगा दूं तो यहाँ पे अब सार्थक अंक 5 नहीं होंगे, कितने होंगे, 2 होंगे। सार्थक अंक कितने होंगे, 2। दशमलव के बाद के 0 और अशून्य संख्या के पहले के 0, दशमलव हो या 00, जैसे 00 हो या दशमलव के साथ भी 0 हो, तो उनको नहीं गिनते, वो सार्थक अंक नहीं होते। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान समझो। दशमलव के राइट हैंड के 0 और अशून्य संख्या के लेफ्ट हैंड के 0 सार्थक अंकों में काउंट नहीं होते, नहीं गिने जाते, सार्थक अंक नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। सातवें नियम पे आते हैं। 10 की घातों में व्यक्त माप में पहली लिखी गई राशि के अंक ही सार्थक अंक होते हैं। 10 की घात मतलब वैज्ञानिक संकेतन विधि 10 की घात के रूप में जो दर्शाते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 14.30 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं वैज्ञानिक संकेतन में 1.430 गुणित 10 पे 1 की घात। यहाँ सार्थक अंक कितने हैं, 4 है। मतलब 10 की घात पे जो संख्या इसको नहीं गिनते हैं, गुणा के 10 की घात के पहले, गुणा के पहले जो संख्या है वही सार्थक अंक में आती है। तो यहाँ पे 4 अंक है, तो सार्थक अंक कितने होंगे, 4 होंगे। उसी प्रकार और देख लीजिए 0.00237 ग्राम है, इसको हम दर्शाएंगे वैज्ञानिक संकेतन में 2.37 गुणित 10 पे -3 की घात। तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 3 ही होंगे। मतलब दशमलव वाली जो घात होती है इसको नहीं काउंट करते हैं, जो सामने में अंक होते हैं उसी को काउंट करेंगे। और यहाँ जहाँ पे सार्थक अंक जो होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। तो इस तरह से ये 7 नियम है। एक नोट यहाँ पे देखिए, किसी राशि की माप में जितने अधिक सार्थक अंक होते हैं उस राशि की माप उतनी ही अधिक स्पष्ट होती है, शुद्ध होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं, भौतिक राशियों की विमाएं। तो ये हो गया, ये जो अभी तक हमने देखा मापन में त्रुटियों के प्रकार हो गए, त्रुटियों का संयोजन हो गया, सार्थक अंक समझ लिया। जो सार्थक अंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों को आता है, ठीक है, बार बार। अब बात करते हैं कि नया चैप्टर चालू हो रहा है, इसमें नया टॉपिक चालू हो रहा है, भौतिक राशियों की विमाएं और विमीय सूत्र या विमीय समीकरण। विमीय सूत्र को विमीय समीकरण भी कहा जाता है। तो सबसे पहले भौतिक राशि की विमाएं क्या होती है वो समझ लें, उसके बाद फिर विमीय समीकरण या विमीय सूत्र क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे और विमीय सूत्र बनाना सीखेंगे। भौतिक राशि बहुत ही आसान है, आप पूरा वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए, समझ के देखिए, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आएगी और आसानी से बनेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विमाएं क्या होती है। विमाएं, भौतिक राशियों की विमाएं। विमा का मतलब होता है भुजाएं। जो भी भौतिक राशियां है वो विमाओं से मिलकर बनती है, लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान, दाब, ताप, ये सब विमाएं कहलाती हैं। तो भौतिक राशि की विमाएं क्या होती है? किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं, उन घातों को, किसी भौतिक राशि की विमाएं घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि के व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाते हैं या चढ़ाते हैं। विमाएं क्या है? किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं, जो भौतिक राशियों पे जो हम घात लगाते हैं, 2 की घात, 3 की घात, -2, -1 की जो घात लगाते हैं, उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि के व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं विमाएं। समझेंगे आगे। मूल राशियों द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता तथा विद्युत धारा। यहाँ पे पदार्थ की मात्रा नहीं आई है, 6 राशि यहाँ पे लिए, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा को क्रमशः, तो क्रमशः मतलब द्रव्यमान को m से, लंबाई को l से, जो विमा है उसकी, द्रव्यमान की विमा बड़े कोष्ठक के अंदर कैपिटल M से, द्रव्यमान की जो विमा होती है बड़े कोष्ठक के अंदर कैपिटल M से दर्शाते हैं, ठीक है। द्रव्यमान की विमा को कैपिटल M से बड़ी कोष्ठक के अंदर, लंबाई की विमा को बड़ी कोष्ठक के अंदर कैपिटल L से, बड़ी कोष्ठक में ही लिखते हैं विमाओं को, कैपिटल लेटर में लिखते हैं और बड़ी कोष्ठक में लिखते हैं। छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक नहीं चलेगा, स्मॉल लेटर नहीं चलेगा, ठीक है। समय को बड़ी कोष्ठक के अंदर कैपिटल T से, ताप को बड़ी कोष्ठक के अंदर थीटा से, और ज्योति तीव्रता को CD से, मतलब कैंडेला, CD बड़ी कोष्ठक के अंदर, और विद्युत धारा को एम्पियर बड़ी कोष्ठक के अंदर A से, A द्वारा व्यक्त करते हैं। अन्य राशियों को इन मूल राशियों पर उपयुक्त घात यानी उचित घात, सही घात चढ़ाकर व्यक्त करते हैं। यांत्रिकी में आने वाली राशियों की विमाएं केवल MLT मतलब द्रव्यमान, लंबाई, समय के पदों में, उष्मागतिकी में आने वाली भौतिक राशियों की विमाएं MLT थीटा मतलब द्रव्यमान, लंबाई, समय और ताप, थीटा का मतलब क्या है, ताप, के पदों में, तथा प्रकाश संबंधी राशियों
की विमाएं एम एल टी तथा सी डी मतलब द्रव्यमान, लंबाई, समय और ज्योति तीव्रता कैंडेला, ज्योति तीव्रता उसका मात्रक क्या संकेत है कैंडेला के पदों में एवं विद्युत विद्युत तथा चुंबक संबंधी जो राशियां होती है की विमाओं को एमएलटी व ए, एमएलटी मतलब लंबाई, द्रव्यमान, समय हो गया, और ए मतलब विद्युत धारा, एम्पियर है, ए मतलब एम्पियर के पदों में व्यक्त करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे अच्छा नीचे में बात करूंगा इसमें आगे। यहाँ पे एक बात और समझने वाली है। अच्छा ये बात यहाँ पे नहीं दी है क्या? हाँ जी नीचे है, चलिए नीचे है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो नीचे है, तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। चलो तो सीधे एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर अपन एग्जाम्पल देख लीजिए इसमें, फिर उसके बाद नीचे अपन बात समझेंगे। उदाहरण के तौर पर क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है, मूल राशि केवल 7 होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा, 7 मूल राशियां होती है। उसके अलावा जितनी भी हैं, अच्छा 2 पूरक राशियां, कोण और घन कोण, उसके अलावा जितनी, ये सब हमने पहली क्लास में समझ लिया है। उसके अलावा 7 और 2 पूरक 9, इनके अलावा जितनी भी ये सब व्युत्पन्न राशियां होती है। तो क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है। क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई की विमा क्या होगी? बड़ी कोष्टक में एल, चौड़ाई भी एक तरह की लंबाई ही होती है, उसकी भी विमा क्या है? बड़ी कोष्टक में एल है, तो दोनों का जब गुणा हो जाएगा तो एल स्क्वायर, बड़ी कोष्टक के अंदर एल स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल की जो विमा वो क्या होगी? एल स्क्वायर, यानी L2 बोल सकते हो उसको, एल स्क्वायर होगी, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा देखिए घनत्व सूत्र क्या होता है? अच्छा सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। यदि सूत्र आपको मालूम है, किसी भी राशि का सूत्र आपको मालूम है, तो आप उसका मात्रक निकाल सकते हैं, उसकी परिभाषा निकाल सकते हैं, उसका आप विमिश्र सूत्र निकाल सकते हैं, वो कौन सी राशि है ये ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें, एक सूत्र मालूम होने से आप उसकी 4 से 5 चीजें, मतलब विमिश्र सूत्र, मात्रक, परिभाषा, उसको कौन सी राशि, सदिश, अदिश, ये सब मालूम कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि घनत्व सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन। यदि आपको घनत्व का सूत्र मालूम है, आपको आगे परिभाषा बनाना है इसकी, तो कैसे बनाओगे? तो किसी राशि के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात, तो घनत्व कहते हैं। बट्टे, देखो ध्यान रखिए, कोई भी जो भौतिक राशि होती है, ठीक है, कोई भी भौतिक राशि होती है, उसका जो सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसका जो सूत्र होता है, सूत्र या तो वो गुणा में होता है या तो वो भाग में होता है। भाग का मतलब अनुपात, दो ही बात होगी, या तो उसका जो सूत्र है भौतिक राशि का वो गुणा में होगा या फिर भाग में होगा। कभी भी किसी भी भौतिक राशि का सूत्र प्लस या माइनस में बिल्कुल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, या तो गुणा में होगा या तो भाग में होगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? लंबाई गुणित चौड़ाई, और घनत्व क्या है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो बटे मतलब क्या हो गया? भाग हो गया, अनुपात हो गया, है ना। ध्यान रखिएगा, ये बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये आपको मदद करेगा परिभाषा बनाने में। यदि कभी हमको क्षेत्रफल की परिभाषा पूछ लिया, ठीक है, हमको क्षेत्रफल की परिभाषा, तो हम क्षेत्रफल की परिभाषा को ये बोलते हैं कि जब कोई वस्तु समतल पर जितना स्थान घेरता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, जितना स्थान घेरता है समतल पर, उसको उसका क्षेत्रफल बोलते हैं। यदि ऐसी परिभाषा नहीं याद आ रही है, नहीं लिख सकते, सक्षम नहीं है आप, तो सूत्र आपको मालूम है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। आपको बताना है परिभाषा, तो क्या बताओगे आप? किसी भी वस्तु शब्द जोड़ दीजिए, किसी भी वस्तु शब्द जोड़ना है आपको शुरू में, बस किसी भी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। किसी भी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल, गुणा हो रहा है, गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। बस बन गई परिभाषा, है ना। गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं, परिभाषा बन जाएगी। उसी प्रकार से घनत्व की परिभाषा बनाना है, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो बटे का मतलब भाग हो गया, उसको अनुपात बोलते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को, बटे मतलब अनुपात को घनत्व कहते हैं। बस इस तरह से परिभाषा बन जाती है। तो यदि आपके पास सूत्र मालूम है, तो उसकी आप परिभाषा बना सकते हो, उसका मात्रक बना सकते हो, उसकी आप विमिश्र सूत्र बना सकते हो, उसका आप कौन सी राशि है वो भौतिक राशि, मतलब कौन सी राशि है, सदिश है कि अदिश, ये सब मालूम कर सकते हो। तो कोशिश करिए कि जितने भी भौतिक राशियां हैं प्रमुख उनके सूत्र आपको अच्छे से मालूम हो, याद हो। तो यदि आप याद कर लेते हैं, आपको मालूम होते हैं, तो बहुत सुविधा हो जाएगी भौतिक राशियों को समझने में, उसके मापन, मात्रक, विमिश्र सूत्र वगैरह याद रखने में, बनाने में, ठीक है। देखिए, तो घनत्व मतलब द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान की जो विमा होती है वो होती है बड़ी कोष्टक में कैपिटल एम, और जो आयतन की जो विमा होती है, क्योंकि द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान दर्शाते हैं कैपिटल एम से, तो बड़ी कोष्टक में एम लिख देंगे। द्रव्यमान की विमा है कैपिटल एम बड़ी कोष्टक के अंदर। आयतन जो है, आयतन क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई 1L, लंबाई 1L, चौड़ाई 1L, दूसरा एल मतलब, और जो ऊंचाई है वो भी 1L, क्योंकि चौड़ाई और ऊंचाई भी एक तरह की लंबाई ही होती है, तो 3 बार एल आ जाएंगे, तो L3 इसको बड़ी कोष्टक में लिखेंगे अपन L3, ठीक है। इसको हम अब क्योंकि बटे है, तो बटे को हम लिख सकते हैं ऑब्लिक में ऐसा, तो M/L3 बड़ी कोष्टक के अंदर M/ बड़ी कोष्टक के अंदर L3, तो ये हो जाएगी उसकी विमा, ठीक है। घनत्व की विमा क्या होगी? M/L3 बड़ी कोष्टक के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ नोट यहाँ पर।
किसी भौतिक राशि की विमा से यह ज्ञात होता है कि वह राशि किन किन मूल राशियों पर निर्भर करती है तथा किस प्रकार निर्भर करती है। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि की विमा से क्या मालूम होता है कि वह राशि, जो भौतिक राशि है, वो किन किन राशियों पर निर्भर करती है, किन किन मूल राशियों पर निर्भर करती है और किस प्रकार निर्भर करती है। ठीक है, किस प्रकार का मतलब गुणनफल में निर्भर करती है या अनुपात में निर्भर करती है, ये मतलब है इसका। अब बात करते हैं आगे। विमाओं की दृष्टि से भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। पहला विमायुक्त राशियां और दूसरा विमायुक्त राशियां क्या होती है? ये वे राशियां हैं जिसकी विमाएं होती हैं। विमायुक्त नाम है ये, विमायुक्त मतलब ऐसी राशियां जिनकी विमाएं होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। पहला विमायुक्त चर राशियां और विमायुक्त अचर राशियां। ठीक है, विमायुक्त चर राशियों में कौन कौन आ गई? विमायुक्त चर राशियां। ठीक है, जैसे त्वरण, वेग, बल, दाब आदि, ये विमायुक्त चर राशियों में आती है। विमायुक्त अचर राशियां कौन है? जैसे सार्वत्रिक, गुरुत्वाकर्षण नितांक, प्लांक नितांक, गैस नितांक आदि। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? अचर। अचर का मतलब क्या होता है आप लोगों को मालूम? अचर मतलब संख्याएं। तो जिनमें संख्याएं होती है, एक नितांक होता है, एक स्थिरांक होता है। स्थिरांक या नितांक होता है। तो सार्वत्रिक, गुरुत्वाकर्षण नितांक, प्लांक नितांक, गैस नितांक, नितांक या स्थिरांक लगा हुआ है, वो होती है विमायुक्त अचर राशियां। और जो नितांक नहीं होती, अंक नहीं होता जिनमें, जिनका एक पर्टिकुलर कोई नितांक या स्थिरांक नहीं होता है, उन राशियों को विमायुक्त चर राशियां बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है विमाहीन राशियां। विमायुक्त राशियां, अब विमाहीन राशियां, उनमें विमाएं होती हैं, इनमें विमा नहीं। नाम है ये विमाहीन, मतलब विमाएं नहीं होंगी। विमा मतलब जाए नहीं होंगी। तो वे राशियां हैं जिनकी कोई विमा नहीं होती है, शुद्ध अनुपात या शुद्ध संख्या की कोई विमा नहीं होती। ये भी दो प्रकार की होती है, विमाहीन चर राशियां, जैसे विकृति, कोण, आपेक्षिक घनत्व, पाइशन निष्पत्ति आदि शुद्ध अनुपात कहलाते हैं। दूसरा बी नंबर देखें उसका, तो विमाहीन अचर राशियां जैसे 1, 2, 3 पाई, साइन थीटा आदि, ये जो है विमाहीन अचर राशियां। अचर का मतलब संख्याएं आ रही है। देखो, पाई का मान 22/2 या 3.14, साइन थीटा का जो भी मान है वो रख देंगे 90, कोण जो है वो भी जो भी मान आएगा 60, 30, 45, 90 जो भी मान आएगा उसका कोई ना कोई एक संख्या आएगी, यानी अचर आएगा। तो विमाहीन अचर राशियां। ठीक है, और कोई भी शुद्ध संख्या जो है वो, तीसरी शुद्ध संख्या जो है वो सब विमाहीन अचर राशियों में आता है। अब बात करते हैं, अभी हमने विमाओं की बात कर ली, विमाएं क्या होती है समझ लिया। अब बात करते हैं अपन विमी सूत्र या विमी समीकरण। विमी सूत्र को ही विमी समीकरण भी कहते हैं। अब ये क्या होते हैं? ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दो चीजों की, भौतिक राशियों की विमाएं और भौतिक राशियों के विमी सूत्र या विमी समीकरण। तो विमाएं क्या होती है हमने समझ लिया। ठीक है, विमाओं से हमको मालूम होता है कि कोई भी व्युत्पन्न राशि किन किन भौतिक राशियों पर और किस किस प्रकार से निर्भर करती है, ये हमको मालूम होता है। अब बात करते हैं विमी सूत्र या विमी समीकरण की। तो वह सूत्र या समीकरण जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के उचित घातों के पदों में व्यक्त करता है, विमी सूत्र या विमी समीकरण कहलाता है। देखिए, विमी सूत्र या विमी समीकरण जो यहाँ पे देख रहे हो आप, तो कोई भी वह सूत्र या वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के उचित घातों के रूप में, यानी उचित का मतलब उपयुक्त या उचित घातों के रूप में व्यक्त करता है, विमी सूत्र या विमी समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे देख रहे हैं क्षेत्रफल का विमी सूत्र और चाल का विमी सूत्र। वैसे तो हम यहाँ पे अभी सभी के विमी सूत्र ज्ञात करेंगे, जितनी प्रमुख राशियां उनके, पर यहाँ पे अभी एग्जाम्पल में क्षेत्रफल का विमी सूत्र क्या होता है? बड़ी कोष्टक, जब भी किसी भौतिक राशि का विमी सूत्र लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, बड़ी कोष्टक के अंदर कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल T, थीटा, ठीक है, और यदि मान लो आता है कोई जो तीव्रता आती है तो वहां पे कैंडेला, और यदि मान लीजिए कैंडेला, और मान लीजिए यदि विद्युत और चुंबक संबंधी राशि है तो वहां पे एम्पियर। इन राशियों को ऐसे कोई भी जो विमी सूत्र है वो बड़ी कोष्टक में, और जो राशियों की जो विमाएं हैं उनको बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में लिखकर ही व्यक्त करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्षेत्रफल का विमी सूत्र जो है वो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल में बड़ी कोष्टक के, क्योंकि क्षेत्रफल जो है यांत्रिक राशि होती है, तो यांत्रिक राशि को MLT के रूप में व्यक्त करते हैं, मैंने पहले अभी अपन ने समझा। तो बड़ी कोष्टक के अंदर M0, L2, T0 बड़ी कोष्टक बंद। तो बड़ी कोष्टक के अंदर विमी सूत्र लिखते हैं हमेशा बड़ी कोष्टक के अंदर, और बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। देखेंगे यहाँ पर
क्षेत्रफल में द्रव्यमान का रूल है क्या? नहीं है, तो द्रव्यमान के ऊपर 0 की घात लग जाएगी, है ना। क्षेत्रफल की जो विमा होती है वो L2, क्योंकि क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई, दो लंबाई से मिलकर बनता है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा L2 यानी L के ऊपर स्क्वायर। और क्षेत्रफल में समय का कोई रोल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे 0, तो M0 L2 T0 ये है विमी सूत्र। किसका विमी सूत्र या विमी समीकरण? क्षेत्रफल का। उसी प्रकार चाल का जो विमी सूत्र है वो क्या होता है? M0 LT-1। m मतलब द्रव्यमान चाल में नहीं होता है, यहाँ पे लंबाई होती है 1 और समय होता है पर अनुपात में होता है, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है इसको समझ ले पहले। चाल बराबर क्या होता है? सूत्र दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। तो दूरी का मतलब हो गया लंबाई, ठीक है। दूरी का मतलब क्या हो गया? लंबाई हो गया। तो लंबाई की विमा हो गई L, और यहाँ पे समय है, और समय कैसा है? बटे में है, नीचे है, तो इसका मतलब क्या हो गया? T-1 हो गया। तो यहाँ पे m द्रव्यमान है नहीं, तो M0 L एक बार है, और काय में अंश में है, तो ये अंश में यहाँ पे 1 की घात है, पर उसको लिखते नहीं है, लिखेंगे नहीं, पर यहाँ पे 1 की घात है। और T कैसा है? नीचे, मतलब हर में है, नीचे है, तो उसको -1 लिखना पड़ेगा, T-1। तो M0 L T-1, है ना। ऐसे जो है इसका विमी सूत्र बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एक नोट है, और ये बहुत ध्यान समझिएगा, ये नोट बहुत जरूरी है। विमी सूत्र को हमेशा बड़े कोष्ठक, ठीक है, बड़ी कोष्ठक या बड़े कोष्ठक में भौतिक राशियों के बड़े अक्षरों पर घातों के रूप में लिखते हैं। ये बात मैंने अभी आपको बताया, फिर एक बात समझे, ये की बहुत महत्वपूर्ण चीज है। विमी सूत्र को हमेशा बड़ी कोष्ठक में भौतिक राशियों के बड़े अक्षरों पर घातों के रूप में लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, m बड़ी कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, m के ऊपर घात है यहाँ पे 1 की, L m कैपिटल रहेगा, L कैपिटल रहेगा, सब कैपिटल रहेंगे। m के ऊपर 1 की घात, L के ऊपर b की घात, t के ऊपर यहाँ पे जो है c की घात, यहाँ पे m द्रव्यमान है, L लंबाई है, t समय है। उसी प्रकार आगे भी देखिए, थीटा यदि लगाए, ताप को दर्शाने में थीटा लगाते हैं, d की घात आएगी। CD प्रकाश को दर्शाने, यानी ज्योति तीव्रता यानी प्रकाश के लिए CD लगेगा, CD मतलब कैंडेला, E की घात यहाँ पे लगा दिया है। और विद्युत व चुंबकीय राशि के लिए क्या लगेगा? एम्पियर, के ऊपर F की घात लगा दिया। घात कोई भी यहाँ पे आ सकती है, जो भी वहां पे उचित घात रहेगी वो घात आएगी, पर यहाँ पे मैंने घात अभी ABCDEF ले लिया है, ठीक है। MLT 3 हो गए, 4 5 6। पदार्थ की मात्रा यदि है कहीं पर, ध्यान रखिए, यदि पदार्थ की मात्रा है तो वहां पे क्या लग जाएगा? मोल लग जाएगा। पदार्थ की मात्रा के लिए क्या लगता है? मोल। पर जनरली मोल का प्रयोग बहुत ही कम या होता ही नहीं। यदि कहीं पे पदार्थ की मात्रा आती है तो वहां पे मोल लगा सकते हैं, जनरली ज्यादा प्रयोग नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात और है, देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात और है कि यहाँ पे जो मीटर है वो राशि का संकेत है, लंबाई राशि का संकेत है, समय t जो है वो समय का संकेत है, राशि का संकेत है। यहाँ पे थीटा भी जो है राशियों का संकेत है, ताप का संकेत है। परंतु यहाँ पे जो ये पीछे में दो जो राशि है वो दोनों की दोनों कौन है? मात्रक है। मात्रक, ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है, और ये विद्युत धारा यानी एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। तो यहाँ पे जो 4 राशियां, ये जो 4 राशियां, यहाँ पे ये राशियों के संकेत हैं। ये द्रव्यमान का संकेत, लंबाई का संकेत, समय का संकेत, ताप का संकेत, राशियों के संकेत है। पर बात के जो 2 हैं, कैंडेला, एम्पियर, और मान लीजिए यदि मोल आता है, मोल, ठीक है, मोल के ऊपर यदि EFG की घात लगाते हैं यहाँ पर, तो यदि मोल आता है तो ये जो 3 होंगे, मोल भी मात्रक है, तो ये लास्ट के जो 3 हैं वो मात्रक होते हैं, और जबकि ये राशियों के संकेत होते हैं यानी प्रतीक होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 4 जो है राशियों के संकेत हैं, और ये 3 हैं ये मात्रकों का प्रयोग होता है। यदि ये राशियां आती हैं तो उनके मात्रक लिखे जाते हैं, पर यदि ये राशि आती है तो राशियों के प्रतीक लिखे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और ऊपर वाला नोट भी बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। चलिए, दूसरा एक नोट और दिया है, विमाहीन राशियों का विमी सूत्र नहीं होता, या यदि नहीं होता या तो फिर उसको आप लिख सकते हैं M0 L0 T0, ऐसा आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी भौतिक राशि की विमा या विमी सूत्र ज्ञात करते समय उस पर मापन पद्धति का कोई प्रभाव नहीं होता है। मतलब को किस पद्धति में आप माप कर रहे हो, ऐसा ही पद्धति में कर रहे हो, सीजीएस में कर रहे हो, कौन सी पद्धति में माप कर रहे हो, कोई प्रभाव नहीं होता है। किसी भौतिक राशि के विमी सूत्र से उस राशि का मात्रक, सूत्र, परिभाषा ज्ञात की जा सकती है। देखो मैंने क्या बताया यहाँ पे, किसी भौतिक राशि के विमी सूत्र से उस भौतिक राशि का मात्रक, सूत्र और परिभाषा ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि यदि जितना ज्यादा हो सकता है भौतिक राशियों के सूत्र याद रखने का प्रयास करिए। जितने ज्यादा सूत्र आपको याद रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा है उससे, क्योंकि आप मात्रक, सूत्र, परिभाषा, सूत्र याद रहेगा तो मात्रक बन जाएगा, परिभाषा बन जाएगा, विमी सूत्र बन जाएगी, वो राशि कौन सी, सदिश या अदिश, ये भी आपको मालूम हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो अब कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र या समीकरण बनाना, ये आ गया आप सबसे महत्वपूर्ण चीज, है ना। कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र या समीकरण बनाना, ठीक है। कैसे बनाते हैं विमीय सूत्र या समीकरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। बहुत ध्यान समझिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, तब आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम राशियों को अलग अलग बांट लेते हैं। राशियां कई प्रकार की होती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यांत्रिक राशियों के विमीय सूत्र। यांत्रिक जो राशियां हैं विमीय सूत्र, तो सबसे पहले अच्छा, यांत्रिक राशियों के विमीय सूत्र को MLT बड़ी कोष्टक के अंदर M कैपिटल L और T इन पदों में, बड़ी कोष्टक के अंदर MLT के पदों में व्यक्त करते हैं। मैंने पहले बता दिया, यांत्रिक राशियों को बड़ी कोष्टक के अंदर MLT के पदों में व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो व्युत्पन्न राशि है, एक यांत्रिक राशि है, और इसका सूत्र होता है लंबाई गुणी चौड़ाई। सूत्र मालूम होना चाहिए, लंबाई गुणी चौड़ाई, सूत्र से ही विमीय सूत्र बनेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणी चौड़ाई, ठीक है। तो अच्छा, इसको ऊपर कर लेता हूं। अच्छा, यहाँ पे एक त्रिभुज फार्मूला दिया हुआ है, देखो त्रिभुज वाला, इसको आप याद रख लीजिएगा। तो ये त्रिभुज फार्मूला है, त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज को ऐसे 20 से बांट दीजिए 3 भागों में, ऊपर दूरी, इधर चाल, इधर समय। तो इससे सूत्र निकल जाता है, जैसे चाल बराबर, जैसे इसके पहले हमने किया था, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये चाल और दूरी बटे समय, देखो ये बटे बीच में यहाँ पे, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, देखो बीच में बटे, दूरी बटे समय बन जाएगा। दूरी बराबर चाल गुणी समय, यहाँ गुणा लगा लो, दूरी बराबर चाल गुणी समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर, यहाँ दूरी का सूत्र नहीं लिखा, अच्छा इधर लिखा, दूरी बराबर चाल गुनी समय। इस तरह से ये त्रिभुज फार्मूले से आपके 3 सूत्र बन जाते हैं, और ये मैथ्स में, फिजिक्स में, साइंस में बहुत इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो बात कर रहे थे अपन किसकी, क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई गुणी चौड़ाई। तो देखो यहाँ पे क्षेत्रफल की जो विमा है वो क्या क्या है देख लीजिए। तो क्षेत्रफल की विमा क्या है, लंबाई गुणी चौड़ाई। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे अपन इसको, L स्क्वायर, यहाँ पे L का L से गुणा हो जाएगा, L स्क्वायर। तो विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल में द्रव्यमान का कोई रोल नहीं होता है। तो जो किसी भी विमीय सूत्र में, जब विमीय सूत्र अपन लिख रहे हैं, उसमें यदि कोई राशि नहीं है तो उसको 0 की घात के रूप में, और यदि राशि है, अंश में है, तो उसको धनात्मक घात के रूप में, और हर में है तो उसको ऋणात्मक घात के रूप में लिखते हैं। तो क्षेत्रफल में द्रव्यमान का कोई रोल नहीं है, तो M0 और L2 हो जाएगा, क्योंकि उसमें लंबाई गुण चौड़ाई 2 लंबाई होती है, तो L2 यानी L स्क्वायर हो जाएगा, और T यानी समय का कोई रोल नहीं है, तो T0। तो M0 L2 T0 ये हो जाएगा विमीय सूत्र, जो पहले भी हमने देखा था, ठीक है। दूसरी बात करते हैं अपन अब आयतन की, बहुत ध्यान समझिएगा। आयतन सूत्र होता है लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चौड़ाई भी एक तरह की लंबाई ही है, और ऊंचाई भी एक तरह की लंबाई ही होती है, मतलब 3 बार लंबाई है। तो इसका हो जाएगा L3, यानी L3 पर 3 की घात। यहाँ भी द्रव्यमान और समय नहीं है, तो M0 L3, और यह क्या है, अंश में है, अंश में है मतलब धनात्मक घात आएगी, तो M0 L पे 3 की घात T0, ये बन जाएगा विमीय सूत्र। विमीय सूत्र हमेशा बड़ी कोष्टक में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से अब तीसरी बात करते हैं घनत्व की। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित आयतन होता है। द्रव्यमान की विमा M है, आयतन की विमा L3 है, इसको साथ में रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे ये 0 की घात नहीं है, 1 की घात है, यहाँ पे ध्यान रखना, 0 की घात नहीं है। ML3 बोल सकते हो आप उसको, ML3 T0, ठीक है। तो M1 यानी घात नहीं है, मतलब 1 है वहां पे, L3 और T0, तो ML3 T0 ये बन जाएगा आयतन का विमीय सूत्र, ठीक है। सूत्र मालूम होना, उसकी विमाओं को रख दीजिए, बस विमीय सूत्र बन जाएगा, बहुत सिंपल है। चाल की बात करते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। अभी आपने त्रिभुज फार्मूला देखा, तो वहां पे देखा चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी एक तरह की लंबाई होती है, ध्यान रखिए, दूरी कुछ और नहीं, एक तरह की लंबाई ही है। तो लंबाई मतलब L, एक लंबाई है, समय यहाँ पे T। अब ध्यान रखिए, यहाँ बटे में आ गया, ठीक है, यहाँ पे बटे में आ गया है ना। हाँ पर जी यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे जो है माइनस में आएगा, ये L जो है काय में आएगा, माइनस में, ये बनेगा। देखो ये यहाँ पे बच्चे ने गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। ये बड़ी कोष्टक के अंदर M है, एक बार काय में, अंश में है तो अंश में रहेगा। L जो है वो काय में है, हर में है, तो हर में है मतलब घात कैसी आएगी उसके ऊपर, माइनस की आएगी, और T0 है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया है, ML-3 T0 बनेगा, ML-3 T0, ठीक है, ये बनेगा। थोड़ा सा ये मिस हो गया, ध्यान रखिए। हाँ जी, दूरी मतलब लंबाई, लंबाई यहाँ पे है, लंबाई काय में है, अंश में है। देखो तो यहाँ पे द्रव्यमान का कोई रोल नहीं है, तो द्रव्यमान हो जाएगा 0। लंबाई एक बार है, तो ये यहाँ पे कोई घात नहीं है, मतलब 1 की घात है, 1 की घात को लिखते नहीं है। प्लस में है तो माइनस में यदि 1 की घात तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस को दिखाने के लिए 1 लिखना पड़ता है, प्लस को दिखाने के लिए 1 की आवश्यकता नहीं होती है। तो L रहेगा, और T देखिए यानी समय जो है नीचे हर में है, तो उसको T-1, क्योंकि जो हर में है उसको माइनस घात में, जो अंश में उसको प्लस घात में लिखना होता है। तो प्लस घात में यहाँ पे +1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, उसका मतलब +1 ही मानते हैं उसको।
तो m0l(t-1), t इतने बार है, एक बार है और नीचे हर में है, तो जो विमा हर में होती है, जो राशि हर में होती है उसको माइनस घात में, और जो अंश में होती है उसको प्लस घात में दर्शाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या बन जाएगा चाल का, m0l(t-1) सूत्र बन जाएगा। अब चलते हैं वेग का। तो वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन एक तरह की लंबाई ही होती है, तो विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन की विमा यानी लंबाई की हो जाएगी l और समय की t हो जाएगी। तो यहाँ पे द्रव्यमान नहीं है, तो m0l(t-1) सेम जो है m0l(t-1), इसका मतलब ये हुआ कि चाल और वेग का जो विमा सूत्र कैसा होता है, दोनों का समान होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट राशि आती है त्वरण। ठीक है, प्रमुख राशियों का हम यहाँ पे विमित सूत्र बना रहे हैं। तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, है ना। तो वेग बटे समय को अपन क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। देखो एक बात और ध्यान रखना है, जो त्वरण है उसका सूत्र है वेग बटे समय। तो जो भी राशि है उसके सूत्र को पहले मूल मात्रकों में यानी मूल मात्रकों के पदों में तोड़ना होता है, तभी जाके हम विमित सूत्र को अच्छे से बना पाएंगे। तो यहाँ पे वेग, समय तो मूल राशि है पर वेग मूल राशि नहीं है, इसको पहले हमको मूल राशि के पदों में तोड़ना पड़ेगा। तो वेग बराबर, जैसे ऊपर अपने देखा है ना, अभी ऊपर हमने यहाँ पे ऊपर देखा था, ऊपर ही हमने बनाया। वेग बराबर क्या होता है, देखो वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय हो जाएगा। तोड़ देंगे वेग को, विस्थापन इस तरह की लंबाई है, तो विस्थापन लंबाई है, ये l विमा हो गई इसकी। और देखो ये समय दोनों जो है हर में है, देखो यहाँ पे ये हर है, ठीक है, यहाँ पे ये जो समय है, दोनों समय हर में है, ये भी हर है, ये भी हर, देखो दोनों समय हर में है। तो समय दो बार है परंतु क्या में रहेगा, माइनस में रहेगा। तो कैसे दर्शाएंगे इसको, देखो m0, द्रव्यमान यहाँ पे नहीं है, द्रव्यमान देखो यहाँ पे नहीं है, तो m0 l अंश में है एक बार, तो l रहेगा यहाँ पे एक की घात है प्लस में, इसको दर्शाते नहीं है। और t जो है कितने बार है, समय कितने बार, दो बार है, पर ये हर में है इसलिए -2। तो m0l(t-2) है ना, जो हर में होती है उसको माइनस में दर्शाना है, तो -2। इस तरह से जो है त्वरण का सूत्र बन जाएगा। अब बल की बात करते हैं, देखिए ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है। सभी भौतिक राशियों में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण भौतिक राशि जो है बल होती है। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। आप लोगों को सूत्र मालूम है, F बराबर ma। ठीक है, ये सूत्र आपको बिल्कुल याद रखना है, ये आपने 9वीं में बनाया है और 11वीं में भी आपको बनाना है। और ये ध्यान रखिए, 9वीं का बहुत सारा सिलेबस, 9वीं का जो है लगभग 60 से 70% कोर्स थोड़ा बड़े रूप में आपको 11वीं में मिलेगा और 10वीं का 12वीं में मिलता है। ठीक है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान को m से, त्वरण को a से, द्रव्यमान को m से, त्वरण को a से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, द्रव्यमान तो मूल राशि है, ठीक है, पर क्या त्वरण मूल राशि है क्या, नहीं। तो त्वरण को पहले तोड़ना पड़ेगा मूल राशि में। तो त्वरण बराबर, ऊपर अपन ने पढ़े थे, त्वरण बराबर वेग बटे समय होता है। ठीक है, अब देख लिया हमने वेग बटे समय है, पर द्रव्यमान यहाँ पे मूल राशि के पद में आ गया, मतलब मूल राशि है, समय मूल राशि पर वेग मूल राशि नहीं, तो वेग को फिर तोड़ेंगे। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे से, जो काम हमने अभी ऊपर भी किया था। तो द्रव्यमान गुणित वेग का मान हो गया वेग विस्थापन बटे समय, और ये वाला समय फिर से आ गया एक बात। तो अब यहाँ पे देखो द्रव्यमान मूल मात्रक है, ठीक है, मूल राशि है, सॉरी द्रव्यमान मूल राशि है। विस्थापन का मतलब होता है लंबाई, विस्थापन का मतलब होता है लंबाई, तो लंबाई भी मूल राशि आ गई और समय भी दोनों बार मूल राशि है। अब हम इसकी विमाओं को विमी समीकरण में रख देते हैं। तो द्रव्यमान एक बार, देखो यहाँ पे ये 0 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लग रहा है आपको 0 है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 1 की घात है एक्चुअली, मतलब कोई घात नहीं है, 1 की घात रहेगी पर उसको दर्शाते नहीं है, तो कोई घात नहीं है, वहां पे ध्यान रखना। m रहेगा बस, मतलब मैं थोड़ा यहाँ बाजू में देता हूँ, ये क्या बनेगा, ml(t-2) बनेगा, ml2, है ना। यहाँ पे ये बच्चे ने काट कुछ लिख दिया होगा, उसको काट दिया, तो आपको लग रहा है कि यहाँ 0 ही घात है, तो ऐसा नहीं है, ml(t-2) बनेगा। m द्रव्यमान एक बार है, यहाँ पे लंबाई, विस्थापन लंबाई एक बार है और समय दो बार है परंतु हर में है, तो l(t-2) इस तरह से बनेगा। ठीक है, ml(t-2) ये बन जाएगा बल का विमित सूत्र। ध्यान रखिए, बिल्कुल ये याद होना ही चाहिए, बार बार पूछता है, ml(t-2). एक बार ध्यान रखिए, आपको जो भौतिक राशि है उसका सूत्र मालूम होना और सूत्र को फिर उसके मूल राशियों के पदों में व्यक्त करना है। मूल राशियों के पदों में व्यक्त करने के बाद फिर देखिए क्या क्या अंश में है, क्या क्या हर में है, जो है उस पर घात लगाइए। यदि अंश में धनात्मक घात, हर में है ऋणात्मक घात, और नहीं है तो उसके ऊपर 0 की घात लगाइए। ठीक है, तो जो भौतिक राशियों को उचित घातों के में दर्शाना ही क्या है, विमी सूत्र कहलाता है। तो यही अपन समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट राशि देखते हैं कार्य। ठीक है, 8वीं राशि, मतलब जो प्रमुख राशि उसमें, तो कार्य बराबर क्या, विस्थापन होता है। तो यहाँ पे देखो विस्थापन लंबाई हो गया, और बल का सूत्र हमने अभी जस्ट पहले बनाए थे। बल का जो विमी सूत्र है वो अभी जस्ट हमने बनाया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बल का विमी सूत्र जो अभी बनाया था अपन ने, ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पे F बराबर m था, वैसे कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर F इंटू एस होता है। W बराबर F इंटू एस। यहाँ पे W जो है कार्य है, W मतलब भार भी होता है, W मतलब कार्य भी होता है ना, भार भी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बल गुणित विस्थापन होता है, बल गुणित विस्थापन। तो बल को F से, विस्थापन को S से यहाँ पे शो किया गया।
तो इसको आप तोड़ते हैं तो बल गुणित विस्थापन, बल बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, और गुणित विस्थापन, तो देखो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, और विस्थापन का ये विस्थापन लिख दिया यहाँ पर हमने, ठीक है। उसके बाद द्रव्यमान तो मूल राशि हो गई, मूल राशि के पद में आ गया। अब त्वरण को तोड़ेंगे तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय गुणित ये विस्थापन, तो विस्थापन यहाँ पे रह जाएगा। उसके बाद वेग को फिर तोड़ेंगे तो द्रव्यमान गुणित वेग का मान होगा विस्थापन बटे समय, और ये वाला समय फिर नीचे आ जाएगा एक बार, और विस्थापन। अब देखिए द्रव्यमान विस्थापन मतलब लंबाई, विस्थापन मतलब लंबाई, समय समय, अब मूल राशि के पदों में आ गया। अब इसका हम जो है विमीय सूत्र बना सकते हैं। तो बड़ी कोष्टक के अंदर m कितने बार है, एक बार, तो m देखो यहाँ पे एक बार है। अब इसके बाद देखिए विस्थापन अंश में है, विस्थापन अंश में है, तो अंश में विस्थापन मतलब लंबाई दो बार है, तो यहाँ पे L2 लिखेंगे, और समय भी दो बार है पर हर में है, तो यहाँ पे T-2, तो ML2 T-2 क्या बन जाएगा, कार्य का विमीय सूत्र में वही चीज यहाँ लिखे ML2 T-2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं W बराबर E, मतलब कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय आगे पढ़ेंगे हम 11वीं में। आगे देखते हैं 9वां, ऊर्जा। ऊर्जा बराबर कुछ, ऊर्जा का कोई स्पेशल सूत्र होता नहीं है, ऊर्जा यानी एनर्जी का कोई सूत्र नहीं होता है, ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है, ऊर्जा का कोई सूत्र नहीं होता है। W बराबर E होता है, मतलब जो कार्य है वही ऊर्जा होता है। कार्य जो है किसी भी वस्तु को करने में जो कार्य करते हैं, किसी वस्तु को पूर्ण करने में जो कार्य करते हैं वही उस ऊर्जा के बराबर होता है। तो जो कार्य का विमीय सूत्र था, वही ऊर्जा का विमीय सूत्र होगा। जो कार्य का विमीय, इसलिए यहाँ पे लिखा है W बराबर E या W बराबर E, जो कार्य है ऊर्जा के बराबर होता है, ऊर्जा कार्य के बराबर होता है। तो जो ये सूत्र है किसका, कार्य का, ML2 T-2 वही होगा ML2 T-2 किसका, ऊर्जा का भी, ठीक है। ऊर्जा का कोई स्पेशल सूत्र नहीं होता है। अब बात करते हैं संवेग की, ठीक है। संवेग, ठीक है, संवेग का मतलब क्या होता है, संवेग देखो इसके नाम में इसकी परिभाषा छुपी हुई है। यदि संवेग को आपको दर्शाना, संवेग क्या है, तो किसी वस्तु के संहति, किसी वस्तु की संहति, संवेग संहति, संहति का मतलब होता है द्रव्यमान, और वेग, और यहाँ पे क्योंकि भौतिक राशियों में जो है प्लस और माइनस नहीं होता, भौतिक राशि के सूत्रों में प्लस माइनस नहीं होता, गुणा और भाग होता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, गुणा लगा देंगे। तो किसी भी राशि के द्रव्यमान, द्रव्यमान, किसी भी राशि के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग करते हैं, उसके नाम में छुपा हुआ रहता है, ठीक है। द्रव्यमान का मतलब संहति, संहति का मतलब द्रव्यमान गुणित वेग, तो सूत्र में आ गया। तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग, यानी संहति गुणित वेग होता है। द्रव्यमान तो खुद ही भौतिक राशि, मूल राशि है, वेग को तोड़ लेते हैं, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। तो द्रव्यमान मतलब m एक बार है, विस्थापन मतलब लंबाई एक बार है, और समय एक बार है T-1, तो ML-T-1 क्या बन जाएगा, संवेग का सूत्र बन जाएगा, विमीय सूत्र बन जाएगा। बात करते हैं आवेग की, ठीक है, आवेग है ना। अच्छा एक बात और यहाँ बता दूं मैं आप लोगों को, किसी भी सदिश और अदिश राशि को पहचानना है, किसी भी सदिश और अदिश राशि को पहचानना है। वैसे हम आगे अध्याय में जाएंगे तो पढ़ेंगे इसके बारे में, मैं सिंपल ट्रिक बता दे रहा हूँ, पर ये कुछ चीजों पर अपवाद होती है, लागू नहीं होगी, पर ज्यादातर चीजों पर लागू होती है। यदि किसी भी भौतिक राशि में व है तो समझ लो सदिश है, और किसी भी भौतिक राशि में व नहीं है तो वो अदिश है। परंतु इसमें ध्यान रखना है, जो विद्युत से संबंधित राशि है, विद्युत से संबंधित राशि, विद्युत हो गया यानी विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, आवेश, आवेग, ठीक है, नहीं आवेश तो हाँ, आवेश, आवेग, ये जो राशियां हैं विद्युत से संबंधित राशियां होती हैं, उसमें वह आता है पर वो सदिश ना होकर के अदिश होती है। विद्युत से संबंधित राशियां, इनमें वह आता है, जैसे विद्युत धारा वह है, विभव में वह है, विभवांतर में वह है, ठीक है। आवेश, आवेग, ठीक है, आवेग, आवेग है, आवेश, तो इसके आवेग नहीं होगा, आवेग नहीं होगा, आवेश होगा, आवेश, आवेग, ठीक है, आवेग होगा। आवेग जो है उसमें वह है, परंतु ये क्या होगी, अदिश राशि होती है। बाकी सब जैसे संवेग सदिश राशि है, तो जिनमें वह आता है, जैसे यहाँ पे वह आया है ना, सदिश है। और भी ऐसी राशि जिसमें वह आता है, जैसे यहाँ पे बल, बल में याद रखना, बल भी एक सदिश राशि है, पर बल होता है, पर उसको आप बस वल पढ़ेंगे, मतलब ध्यान रखेंगे कि ब को ब ना पढ़ करके, या ध्यान रखना है ये ऐसा नहीं कि बल को आप वल लिखिए, पर बल को बल ना बोल करके वल बोलिए, तो वह आ जाएगा, इससे सही बन जाएगी। वो एक सामान्य नियम है जो लगभग 90 से 95% आपको सदिश राशियों को पहचानने में मदद करेगा, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, इसके बारे में आगे भी अपन पढ़ेंगे। चलिए तो आवेग की बात करते हैं। बल गुणित समय होता है, तो बल को तोड़ देंगे, द्रव्यमान गुणित त्वरण गुणित समय, तो फिर त्वरण को तोड़ देंगे, क्योंकि द्रव्यमान तो मूल राशि है, तो त्वरण को तोड़ दो, वेग बटे समय, और समय तो रहेगा ही ये वाला समय। अभी वेग को फिर तोड़ना पड़ेगा, द्रव्यमान गुणित विस्थापन बटे समय बटे ये वाला समय, और यहाँ पे फिर एक समय। देखिए अब यहाँ पे एक नई चीज आपको सीखने मिलेगी जो बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे देखिए, यदि अंश और हर में समान राशियां हैं, समान विमाएं हैं, जैसे यहाँ पे देखो हर में समय है और अंश में समय है, तो ये समय से ये समय कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। यदि अंश हर में समान
राशियां हैं तो उसको आप काट सकते हैं, काट देंगे ऐसे, और फिर उसके बाद जो बच जाता है अंश और हर में है, तो अंश में हर में नहीं। जैसे मैथ्स का रूल है, फिजिक्स एक तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशन ही होता है, मैथ्स का रूल लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो समय अंश में है, ये समय हर में है, समय समय कट जाएगा और क्या बचा, द्रव्यमान यानी m बचा, विस्थापन लंबाई एक बार, समय एक बार पर हर में है, तो mlt-1, mlt- ये 1 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है 1। इस तरह से जो है आवेग का सूत्र बन जाएगा, विमित सूत्र बन जाएगा। उसी प्रकार देखिए आगे दाब का, तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, ऑब्लिक है ये, बल बटे क्षेत्रफल ऐसा, ठीक है। तो बल बटे क्षेत्र, बल का क्या होता है देख लीजिए, द्रव्यमान गुणित त्वरण, और क्षेत्रफल नीचे क्षेत्रफल रहेगा, द्रव्यमान तो ठीक है मूल राशि है, त्वरण को तोड़ लेंगे, वेग बटे समय, द्रव्यमान गुणित वेग बटे समय, और क्षेत्रफल लंबाई गुणित लंबाई, लंबाई गुणित लंबाई का मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई है, वो तो लंबाई लिख दिया गया यहाँ पे। तो द्रव्यमान है, वेग को फिर तोड़ देंगे, मतलब उसको और खोल देंगे, तो विस्थापन बटे समय, वेग का हो गया विस्थापन बटे समय, और ये वाला समय ये हो गया, और लंबाई है यहाँ पे, तो लंबाई का स्क्वायर यहाँ पे ध्यान देखिए, लंबाई का स्क्वायर, ये 2 बार लंबाई का स्क्वायर लिखेंगे इसको। यहाँ पे देखिए ये विस्थापन भी एक लंबाई है, विस्थापन भी एक लंबाई है, तो ये विस्थापन यानी लंबाई है, तो ये कायम है अंश में, और ये लंबाई कायम है हर में, तो यहाँ की एक लंबाई से यहाँ की एक लंबाई कट जाएगी, तो द्रव्यमान बचेगा, समय 2 बार बचा, ये 2 बार समय बचा, और 1 बार लंबाई बचेगा हर में। तो क्या बनेगा देखो, द्रव्यमान कायम है अंश में m रहेगा, लंबाई 1 बार बची, कायम में माइनस में है, यानी हर में मतलब माइनस में है, तो l-1 लिखना पड़ेगा उसको, और समय 2 बार हर में है, तो t-2, तो ml-1 t-2 क्या बन जाएगा, बल का, सॉरी दाब का जो है सूत्र बन जाएगा, विमित सूत्र बन जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं शक्ति, शक्ति या सामर्थ्य, ठीक है। शक्ति या सामर्थ्य सूत्र क्या होता है, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। अब कार्य का सूत्र तोड़ लीजिए, कार्य को खोल लीजिए, बल गुणित विस्थापन बटे समय, ये वाला समय, तो बल को फिर खोलना पड़ेगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण गुणित, देखो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण गुणित विस्थापन, ये रख दिया, और समय का समय, त्वरण को फिर तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मूल राशि के पदों में सूत्र को तब तक खोलना है, तब तक तोड़ना है, तब तक तोड़ना है, जब तक कि वो मूल राशियों के पदों में प्राप्त ना हो जाए। मूल राशि साथ ही होती है मूल राशि, उसके पद में प्राप्त होना चाहिए। वेग मूल राशि नहीं है, मतलब उसको और खोलना पड़ेगा, विस्थापन मतलब लंबाई मूल राशि है, द्रव्यमान है, बस वेग को खोल लीजिए, ठीक है। तो वेग को और खोलेंगे, ठीक है, ये थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ऊपर चलता हूँ, हाँ ये देखिए, द्रव्यमान गुणित वेग बटे समय, तो वेग को और खोल देंगे, विस्थापन बटे समय में, द्रव्यमान गुणित विस्थापन बटे समय गुणित विस्थापन बटे समय, समय 3 बार आ गया यहाँ पे, ठीक है। वेग का भी समय आ गया, और ये 2 समय पहले से था, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका सूत्र क्या बनेगा, ठीक है। तो द्रव्यमान गुणित विस्थापन बटे समय फिर बड़ा समय बटे, और ये विस्थापन आ गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी कट नहीं रहा है, क्योंकि ये दोनों अंश में है और ये सभी हर में है। विस्थापन अंश में नहीं कटेगा, तीनों के तीनों समय हर में नहीं कटेंगे, ठीक है। अंश से हर से अंश कर सकता है, पर यहाँ पे नहीं कटेगा। तो हो गया साहब, आप देखो द्रव्यमान मूल राशि है, विस्थापन लंबाई मूल राशि, समय मूल राशि, अब लिख देंगे, सूत्र रख देंगे। तो द्रव्यमान मतलब m हो गया, ठीक है, द्रव्यमान का मतलब हो गया m, विस्थापन अंश में 2 बार है, मतलब लंबाई 2 बार हो जाएगा, तो L2, और समय 3 बार है, हर में है, तो -3, ठीक है। ये बन जाएगा mL2t-3 सूत्र बन जाएगा इसका, ठीक है। इस तरह से जो है सूत्र बन जाएगा इसका। हाँ, यहाँ पे एक नोट याद रखिएगा, चाल व वेग तथा संवेग व आवेग तथा कार्य व ऊर्जा के जो विमित सूत्र होते हैं वो समान होते हैं, ध्यान रखिए। चाल और वेग का दोनों का समान होता है, ठीक है, संवेग और आवेग का दोनों का समान होता है। उसी प्रकार से कार्य और ऊर्जा, इन दोनों के विमित सूत्र कैसे होते हैं, एक ही होते हैं, समान होते हैं। यदि आपको चाल का याद है मतलब वेग का याद है, संवेग का याद है मतलब आवेग का याद है, कार्य का याद है मतलब ऊर्जा का याद है। इस तरह से ध्यान रखिएगा इसका। चलो नेक्स्ट और देखते हैं कोण का विमित सूत्र, ठीक है। कोण, ये कोण जो है वो पूरक राशि होती है ना, व्युत्पन्न राशि नहीं है, पूरक राशि है, कोण के साथ थीटा से। तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। या पहले वाले क्लास में भी मैंने सब इसके बारे में बताया हूं आप लोगों को। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप मतलब क्या होती है, चाप मतलब एक तरह की लंबाई है। जैसे देखो ये वृत्त है, ये वृत्त है, यहाँ पे इसका केंद्र है, ये 2 त्रिज्याएं मान लीजिए हमारे पास। तो 2 त्रिज्याओं के बीच का जो परिधि का भाग होता है उसको चाप बोलते हैं, ये चाप है, ठीक है, इसको बोलते हैं चाप। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है चाप है। तो चाप एक तरह की क्या है, लंबाई हुई, परिधि की लंबाई हुई, है ना। तो यहाँ पे चाप जो है एक तरह की लंबाई है, और त्रिज्या जो होती है वो भी लंबाई है। देखो ये केंद्र से लेकर परिधि की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, तो वो भी लंबाई है। तो लंबाई बटे लंबाई, तो लंबाई से लंबाई कट जाएगा, इसका मतलब कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि दोनों अंश और हर में तो कट जाएंगे, तो कुछ नहीं बचेगा। m0 l0 t0 मतलब कोण एक विमाहीन राशि है, ठीक है। कोण की कोई विमा नहीं होती है, ना ही विमीय सूत्र होता है, ठीक है। ये विमाहीन राशि क्योंकि ये कट चुका है, तो कोण विमाहीन राशि है। ऐसे ही भी राशियां होती है, ध्यान रखिए, इसके बारे में हमने पढ़ा, विमाहीन राशि ऊपर में पढ़े थे अभी। 15 आवृत्ति। आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1/, आवर्तकाल, 1/, आवर्तकाल। तो 1 और आवर्तकाल मतलब आवर्तकाल मतलब समय है, आवर्तकाल, ठीक है। किसी भी दोलन के एक
एक आवर्त को आवर्तकाल कहते हैं, एक आवर्त को आवर्तकाल कहते हैं, इसको हम आगे समझेंगे। तो आवर्तकाल जो है समय है एक तरह का, यानी लग ही रहा है एक आवर्त को पूरा करने में जो समय लगा है, काल लगा है, काल मतलब समय लगा है, उसको आवर्तकाल बोलते हैं। टी तो 1/t, ठीक है। 1/t को हम कैसे दर्शाएंगे, देखिए यहाँ पे द्रव्यमान नहीं है, मतलब m0 लंबाई भी नहीं है, तो L0 t है, एक बार हर में है तो t-1, m0 L0 t-1, ठीक है, ये बन जाएगा आवर्ती। उसके बाद देखें 16वां गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, जो कि जी होता है, जिसका सूत्र गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी है, उसका सूत्र क्या है देखिए। तो सूत्र क्या होता है, ये हमने 9वीं में पढ़ा है और 11वीं में भी अभी हमको पढ़ने में आएगा ये। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी बराबर F इंटू डी स्क्वायर अपान m1 इंटू m2, ये सूत्र होता है जी का, ठीक है। हमारे पास एक्चुअली जो सूत्र होता है वो ये होता है, आपको याद होगा, F बराबर जी इंटू m1 इंटू m2 अपान डी स्क्वायर। ये सूत्र हमने गुरुत्वाकर्षण के नियम में उत्पन्न किए थे 9वीं में, ठीक है, और अभी 11वीं में भी है, आगे के अध्यायों में, ठीक है। इसमें से हमको जी का मान निकालना, जब जी को हम निकालेंगे बाहर, ठीक है, जी को हम बाहर निकालेंगे तो बराबर संख्या और हर वाली संख्या F इंटू डी स्क्वायर ऊपर चल जाएगा और जो अंश है वो नीचे आ जाएगा, m1 इंटू m2 नीचे आ जाएगा। इस तरह से सूत्र बन जाता है, ठीक है। अब जी तो बल का भी देखिए, F मतलब बल है, यहाँ पे D मतलब दूरी है, विस्थापन है, दूरी है, और यहाँ पे ये द्रव्यमान है दोनों, ठीक है। m1 और m2 पिंड के द्रव्यमान होते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम में, तो द्रव्यमान है दोनों, तो यहाँ पे मान रख देते। तो G बराबर बल का भी सूत्र क्या होता है, mLT-2, यहाँ ये विस्थापन यानी दूरी है, ठीक है, दूरी है तो दूरी मतलब लंबाई हो गई, लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे दो बार द्रव्यमान है m1 m2, तो m का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ के एक द्रव्यमान से यहाँ का एक द्रव्यमान कट जाएगा, ठीक है, और कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो एक द्रव्यमान नीचे बचेगा। अब इसको दर्शाएंगे अपन, द्रव्यमान नीचे हर में बच रहा है तो m-1 बोलना पड़ेगा। L कितने बार है, यहाँ पे एक बार, और यहाँ पे कितने बार है, 2 बार गुना हो जाएगा, तो कितने हो जाएगा, 3 बार, L3 हो जाएगा, और यहाँ पे t कितने बार है, -2 बार है, t-2, तो m-1 L3 t-2, ये बन जाएगा g, यानी गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का जो विमित सूत्र है वो बन जाएगा m-1 L3 और t-2, इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा ये प्रमुख कुछ 16 भौतिक राशियों, जो कि कुछ विमाहीन है, कुछ विमा वाली है, एक ही विमाहीन आई थी कोण, बाकी सब विमा वाली है। तो इन राशियों के, तो इस प्रकार से मैं अब समझ रहा हूँ कि आप जो है विमित सूत्र बनाना सीख जाएंगे। और बस आपको उस जिस भौतिक राशि का विमित सूत्र बना रहे हैं उसका आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। और ध्यान रखिए, सूत्र को भौतिक राशियों के, मतलब मूल भौतिक राशियों के पदों तक तोड़ना है। कुछ सूत्र ऐसे आते हैं जो मूल भौतिक राशि में होते हैं, पर कुछ बड़ी राशियों के जो सूत्र हैं वो व्युत्पन्न राशि में होते हैं। तो व्युत्पन्न राशि को मूल राशियों के पदों में तोड़ो, पूरे जब तक सभी मूल राशियां प्राप्त ना हो जाए तब तक उसको तोड़ते रहेंगे, और जब सभी मूल राशियां प्राप्त हो जाएगी तो फिर उसको इस तरह से संकेत के रूप में, सूत्र के रूप में, विमित सूत्र के रूप में दर्शाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे और बात करते हैं हम कुछ बातों की। अच्छा, उष्मा से संबंधित राशियां भी यहाँ पे कुछ ली गई है, जैसे कि विशिष्ट उष्मा, ठीक है, उष्मा मतलब W बराबर कार्य वही, तो इसके लिए तो सूत्र यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो अब उष्मा संबंधित राशि, तो यहाँ पे MLT के अलावा थीटा भी जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे उष्मीय ऊर्जा या उष्मा सूत्र होता है इसका द्रव्यमान गुणित ताप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उष्मीय ऊर्जा या उष्मा का जो विमित सूत्र है mL2T-2 होता है, द्रव्यमान का, यहाँ पे द्रव्यमान का m रख दिया, और ताप मतलब थीटा आ जाएगा। यहाँ की ये द्रव्यमान से m से यहाँ का ये द्रव्यमान कट जाएगा, आंसर में है, तो क्या बच रहा है, देखो m यहाँ पे नहीं बच रहा है, तो m0, L कितने बार है, 2 बार, तो L2, T कितने बार है, -2 बार है, ये -2 है, तो यहाँ पे T-2, और थीटा एक बार है और हर में है तो -1, तो थीटा -1, m0 L2 T-2 थीटा -1 बन जाएगा किसका, विशिष्ट उष्मा का, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं उष्माधारिता पर। नेक्स्ट जो सूत्र है उष्माधारिता, तो उष्माधारिता बराबर होता है द्रव्यमान गुणित विशिष्ट उष्मा, उसका सूत्र बन जाएगा। तो विशिष्ट उष्मा का अभी अपन ने बनाया, उसमें बस एक द्रव्यमान जोड़ दीजिए, तो द्रव्यमान गुणित m0 L2 T-2 थीटा-1 है वहां पर, तो इसको अपन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखो यहाँ पे आपस में m, अब यहाँ पे वहां पे m मतलब द्रव्यमान नहीं था, अभी द्रव्यमान गुणा हो जाएगा तो एक द्रव्यमान रहेगा, मतलब mL2 T-2 थीटा-1, ये बन जाएगा उष्मा धारिता का सूत्र। तो PV बराबर RT नियतांक होता है ये, तो इसमें से हमको R का मान निकालना है, क्योंकि सार्वत्रिक गैस नियतांक जो है वो R होता है, तो हमको R का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो PV/T हो जाएगा, PV ऊपर जाएगा और जो गुणांक है नीचे जाएगा, तो PV बराबर T। तो P मतलब क्या हो गया, दाब हो गया, और V मतलब आयतन, T समय नहीं है, ताप है, ठीक है। यहाँ पे T समय नहीं है, ताप है, ये समय नहीं है, सॉरी गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे ताप है, ध्यान रखिएगा, ताप,
ठीक है। यहाँ पे सार्वत्रिक गैस नियतांक में ये जो PV बराबर RT है, उसमें P दाब है, V आयतन है, R जो है नियतांक है, मतलब सार्वत्रिक गैस नियतांक है, और T यहाँ पे समय नहीं है, T यहाँ पे ताप है, ठीक है, ध्यान रखिए ताप। तो ताप है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, थीटा आएगा, और मूल, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो सूत्र है ना वो PV बराबर NRT, एक्चुअली सूत्र ऐसा होना चाहिए, PV बराबर NRT। तो यहाँ पे फिर ये n भी आएगा, और यहाँ पे जब n आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे फिर जो है गुणा में क्या आ जाएगा, इसको ये समय को हटा दिया यहाँ से, गुणा क्या आ जाएगा, यहाँ पे मोल भी आ जाएगा। मोल मतलब पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा आ जाएगी यहाँ पर, पदार्थ की मात्रा, तो उसका मोल लग जाएगा यहाँ। एक्चुअली ऐसा है, मतलब ये जो यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, ये लिखनी है बच्चे में, PV बराबर RT लिखा है, इसको PV बराबर NRT लिखिए, n मोल के लिए, PV बराबर NRT, n मोल के लिए। अब यहाँ से R को निकालेंगे तो PV अपान NT होगा, PV अपान NT होगा। तो P मतलब दाब, V मतलब आयतन, T मतलब ताप, आगे पीछे हो गया, T मतलब ताप, और N मतलब पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, ठीक है। तो दाब का विभव सूत्र हो गया ML-1 T-2, आयतन का हो गया L3, ताप का हो गया थीटा, और पदार्थ की मात्रा का हो गया मोल। इस तरह से जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, देखो जी यहाँ पे L 3 बार है प्लस में, और यहाँ पे L 1 बार है माइनस में। तो ये काय में है माइनस में, और ये काय में प्लस में। तो यहाँ के एक माइनस से यहाँ का एक माइनस जो है, क्योंकि ये प्लस माइनस में है तो प्लस माइनस निशन हो जाएगा, और कितने बार बचेगा, यहाँ पे 2 बार बचेगा। तो ये देखो M बचा 1 बार, L कितने बार बचा 2 बार, T कितने बार बचा -2 बार, और थीटा हर में है तो -1 बार, और मूल हर में है तो -1 बार। यहाँ पे इस सूत्र का प्रयोग अपन नहीं करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, पर यहाँ पे फिर वो मोल को नहीं रखना पड़ेगा, अपने को मोल हट जाएगा। पर यहाँ मोल है तो इसको PV बराबर NRT कर लेते हैं, और इस तरह से इसको हल करेंगे। तो जो सार्वत्रिक गैस नियतांक R है, सार्वत्रिक गैस नियतांक R, उसका जो विभव सूत्र होगा ML2T-2 θ-1 मोल -1, ये बनेगा, ठीक है, ऐसा। और थोड़ा सा बच्चे ने मिस कर दिया है, क्लास में पढ़ाते रहो तो आप लोगों का ध्यान इधर उधर रहता है, इस चक्कर में गलती होती है। हाँ देखिए नेक्स्ट देखेंगे, अगली राशि जो है आवेश है, धारा गुणित समय, आवेश का सूत्र होता है धारा गुणित समय, ठीक है। और सूत्र क्या होगा इसका, धारा मतलब विद्युत धारा, यानी एम्पियर लगेगा यहाँ पर, और समय लग जाएगा। तो देखो यहाँ पे शीर्षक देख लिया अपन, विद्युत धारा जो है, धारा का मतलब विद्युत धारा, ये मूल राशि है और समय भी मूल राशि, तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि धारा मूल राशि, समय किसी भी सूत्र को कब तोड़ेंगे, जब वो व्युत्पन्न राशि में हो, मूल राशि में नहीं है। अब यहाँ पे जो आवेश है वो ऑटोमेटिक मूल राशि में है। धारा मतलब विद्युत धारा मूल राशि होती है, समय मतलब समय जो है वो भी मूल राशि है, तो तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब देख लीजिए क्या यहाँ पे द्रव्यमान है क्या, नहीं है, तो द्रव्यमान हो जाएगा m0। यहाँ लंबाई है क्या, नहीं है, यानी L0, तो m0 L0। अब धारा देखो क्या है, समय है, तो समय का यहाँ पे T आ गया, और यहाँ पे ये क्या है, विद्युत धारा उसके लगाते हैं, उसका मात्रक एम्पियर लग जाएगा E, और दोनों हर में है, सॉरी अंश में है, तो T पर भी +1 की घात और A पर भी +1 की घात रहेगा। तो m0 L0 TA, ये बन जाएगा आवेश का विभव सूत्र, ठीक है, ऐसा। तो मैं समझ रहा हूँ अब विभव सूत्र आपसे बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे। विद्युत विभव का विभव सूत्र देखो, कार्य बटे आवेश, तो कार्य का विभव सूत्र रख दो, आवेश का रख दो, आवेश अब भी देखा अपन ने क्या है, TA है। अब m0 L0 है तो ओनली TA बोल सकते हैं अपन, TA है, इस सबको मिला दो, m यहाँ पे T2 ML2 T-, अच्छा यहाँ पे एक बार T और है हर में, और यहाँ 2 बार, तो हो जाएगा 3 बार, और एम्पियर ये हर में है तो -1 की घात हो जाएगी। तो ML2 T-3 और A-1, ये बन जाएगा विद्युत विभव का। फिर प्रतिरोध का देखते हैं, विभवांतर बटे धारा सूत्र होता है इसका, विभवांतर बटे धारा। तो विभवांतर का जो विभव सूत्र, अच्छा नीचे, अच्छा नहीं निकाले क्या, जो विभव का होगा, विद्युत विभव का होगा, वही सूत्र विभवांतर का होगा। जो विद्युत विभव का सूत्र होता है, ध्यान रखिए, जो विद्युत विभव का विभव सूत्र होगा वही विभवांतर का होगा। तो वही वाला यहाँ पे देखो, विद्युत विभव का जो सूत्र है वही वाला यहाँ काम आ जाएगा, और धारा मतलब एम्पियर उसमें लग जाएगा, तो सब जोड़ दो इसको। तो m0 L2 T-3, अब A यहाँ पे -1 बार था, मतलब हर में था, यहाँ भी हर में है, एक और जोड़ दो उसमें, तो क्या हो जाएगा, A-2 हो जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा प्रतिरोध का विभव सूत्र, ठीक है। उसी प्रकार धारिता में चलते हैं, तो धारिता बराबर आवेश बटे विभव होता है। तो आवेश मतलब क्या होता है, T, अभी ऊपर में देखा अपन m0 L0 T है, तो T रख दिया है बस, m0 L0 नहीं रखा है। विभव का अभी अपन ने ऊपर देखा, देखो ये लिखा हुआ है विभव का, अच्छा इसके ऊपर है, तो विभवांतर, अच्छा प्रतिरोध का, विभव का ये ऊपर है, विभवांतर और विभव का सेम होता है, ठीक है। तो ये रख देंगे। अब देखो यहाँ पे m
नीचे आ रहा है तो एम हर में है तो m-1, एल भी हर में है तो l-2, t4 हो जाएगा, ऊपर में यहाँ पे t है t4 हो जाएगा, और a यहाँ पर भी है, नीचे में a2 हो जाएगा। तो m-1 l-2 t4 a2 यानी a स्क्वायर। तो इस तरह से जो है धारिता का सूत्र बन जाएगा, ये सूत्र बन जाएगा। तो इस तरह से देखा हमने यहाँ पे 43 विमीय सूत्र के अपन ने अभ्यास कर लिए। देखो यहाँ पे 43 विमीय सूत्र है, उसके अभ्यास कर लिया। और मैं समझ रहा हूँ कि अब आपसे विमीय सूत्र ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। वह ध्यान रखना, आपको विमीय सूत्र के लिए सूत्र मालूम होना चाहिए, जो राशि है उसका सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। सूत्र यदि आपको मालूम है तो आप आसानी से विमीय सूत्र बना सकते हैं। जो सूत्र मालूम है उसको मूल राशियों के पदों में तोड़ो और उसको ml, थीटा, कैंडेला, एम्पियर के पदों में उचित घातों के रूप में दर्शा दो। यही विमीय सूत्र होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग देख लेते हैं। विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग कौन कौन से? 4 प्रमुख अनुप्रयोग यानी उपयोग होते हैं। तो किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने में, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने में, परिवर्तित करने में। तीसरा, किसी समीकरण की सत्यता की जांच करने में, और विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने में। तो ये 4 इसके अनुप्रयोग होते हैं विमीय विश्लेषण के। जो हमने जो विमीय सूत्र बनाते हैं, जो मतलब मूल राशियों को व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करना, यह कहलाता है विमीय विश्लेषण। ठीक है, ध्यान रखिए क्या है विमीय। आपको प्रश्न आ सकता है विमीय विश्लेषण किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करना विमीय विश्लेषण कहलाता है। विमीय विश्लेषण के क्या अनुप्रयोग हैं? तो ये 4 अनुप्रयोग हैं। उसके बाद देखते हैं विमीय विश्लेषण की सीमाएं। तो यहाँ पे 4 सीमाएं हैं। यदि सूत्र में कोई विमाहीन नियतांक आता है तो उसका मान इस विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता। दूसरा, विमीय विश्लेषण विधि से ऐसे सूत्रों को स्थापित नहीं किया जा सकता जिसमें एक से अधिक राशियों का योग या अंतर होता है। पहला, दूसरा, ये तीसरा आएगा, यहाँ पे जरा मिस हो गया है। तो 1 2, उसके बाद ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, 3 4। तो 3 नंबर, यदि किसी सूत्र में एक सी विमाओं की 2 या 2 से अधिक राशियां आती हैं तो इस विधि से उनमें अंतर नहीं कर सकते। और चौथा, इस विधि से हमें यह ज्ञात नहीं हो पाता कि राशि अदिश है या सदिश है। तो वैसे इसके और भी जो सीमाएं हैं, पर मैंने यहाँ पे 4 अनुप्रयोग आपको बताए हैं, ताकि ये 4 ही आप याद करो। यदि परीक्षा में आता है तो 4 लिखने आपको बोलेगा। अब उसके बाद जो है आंकिक प्रश्न है, विमीय विश्लेषण विधि से समीकरणों की जांच करना। और इसके अलावा आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रश्न है, जो कि परीक्षाओं में हर साल आपको ये जो प्रश्न अपन यहाँ पे करेंगे, बहुत सारे आंकिक प्रश्न अपन करने वाले हैं। यहाँ पे उदाहरण नंबर 8 जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो भी है प्राइवेट बुक में भी है ना, उसको। तो और विमीय संतुलन द्वारा विमीय समीकरणों की जांच करना। जैसे यहाँ पे देखो t बराबर 2 पाई l/g की जांच करना, विमीय विश्लेषण विधि से जांच करेंगे। उसके बाद जो है t बराबर 2 पाई रूट l/g की जांच करना। ठीक है, उसके बाद जो है विमीय विश्लेषण से ये s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर की जांच करना। ठीक है, उसके बाद ये विमीय से y बराबर a साइन vt शुद्धता की जांच करना समीकरण की। ठीक है, उसके बाद समीकरण, जब गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at की जांच करना। ठीक है, उसके बाद में थर्ड समीकरण जो है गति का, उसकी जांच करना। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रश्न। ठीक है, सेकंड ये है, सॉरी अच्छा, ये थर्ड समीकरण, इसकी जांच करेंगे। और उसी प्रकार से देखो, ये किसी गैस में ध्वनि की 4v गैस के दाब p तथा उसके घनत्व d पर निर्भर करती है। ध्वनि के लिए सूत्र की स्थापना करना। ये प्रश्न आते हैं आपको सब परीक्षाओं में बहुत सारे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये क्लास अब काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसके बाद हम जो है आंकिक प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में अपना हल करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। मतलब ये हो गई आपकी सेकंड क्लास, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट की फर्स्ट क्लास चैनल पर डल चुकी है पहले से। आपने इसको देखा भी होगा, नहीं देखा तो जाके देखिए। ये आपकी सेकंड क्लास जो आज हमने समझा, जिसमें हमने मापन में त्रुटियां क्या होती है, त्रुटियों का संयोजन कैसे होता है और विमीय सूत्र कैसे बनाते हैं, इसको हमने समझा और सीखा। उसके बाद हम अब आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे थर्ड क्लास में। तो ये जो चैप्टर है वो 3 क्लास में, 3 वीडियो में बटा हुआ है। तो तीनों वीडियो को, पूरे चैप्टर को समझने के लिए तीनों वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अब ये आज ये सेकंड वीडियो, आज इसको यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्कार। और बहुत जल्द तीसरा वीडियो जो आंकिक प्रश्न होगा इसके आगे का, वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आप सारे अध्याय, सारे चैप्टर को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि नोटिफिकेशन आपको आता रहे जब भी वीडियो हम डालेंगे चैनल पर, तो आपको वीडियो पहुंच जाए और आप उस अध्याय को, चैप्टर को या स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। और यदि आपको अच्छा लगा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर लीजिए। सो आज के लिए थैंक यू, इतना ही।